अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसाक सत्ती। आज पीर का दिन है और नए हफ्ते की शुरुआत है और उम्मीद है कि सब कुछ खैरियत से होगा और ये हफ्ता भी आप कुछ नए गोल्स इसमें अचीव कर पाएंगे और अच्छी ख्वाहिशात रखेंगे, उम्मीदें रखेंगे और अज़्म और हौसले के साथ तमाम मुश्किलात को अपने काबू में कर लेंगे। अल्लाह करे जनाब, आपने जो कुछ कहा है, जो कुछ दुआएं मांगी हैं, ये तमाम तो दुआएं हो लोगों के हक में भी बेहतर। और आपको फिर से बता दें कि होशियार हो जाएं, क्योंकि मॉनसून के स्पेल ने जो लास्ट ईयर तबाही मचाई थी, अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो मॉनसून की बारिशें होंगी वो उससे ज्यादा होंगी। अच्छा, लेकिन तबाही का आंसर किस लिए? इसलिए नहीं कि बारिश हो रही है तो तबाही है। बारिश को तो बाराने रहमत कहा जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है। हाँ। और बारिश ज्यादा होती है तो पानी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी को टैकल करने के लिए कुछ ना किया गया हो तो फिर बाराने रहमत जो है ना, फिर हम कहते हैं जी ये रहमत बन गई आपकी वजह से, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया। तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल होते हैं, सीवरेज के मसाइल होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं जो पैदा हो जाते हैं। कई शहरों में बारिश को एंजॉय किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो वहाँ पर बारिशें अक्सर और बेशतर होती रहती हैं, अक्सर ही होती रहती हैं, लाहौर में होती रहती हैं। लेकिन वहाँ पर शहरी इस हद तक परेशान नहीं होते। पानी खड़ा देखा है सड़कों पर, लेकिन वो पानी फौरन ड्रेन हो जाता है या कर लिया जाता है। और जिन शहरों में शहर कायद समेत यहाँ पर ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है तो वहाँ पर जाहिर है कि मुश्किलात में इजाफा होता है। तो अल्लाह करे जनाब कुछ अच्छा। और साथ में आज एक स्पेशल और बहुत ही अहम NCOC का इजलास होने जा रहा है, जिसमें दोबारा से बात की जा रही है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। खैर आगे इंशाल्लाह ये कल इजलास होगा जिसमें बात की जा रही है कि जी गर्मियों की छुट्टियाँ देनी है या नहीं देनी। फिर स्पेशली इस इजलास में बात की जाएगी पेपर्स के वाले से भी। तो मुझे बताएं, जो इतना लंबा ब्रेक मिला उसके बाद छुट्टियाँ देनी चाहिए बच्चों को? भाई जाहिर है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो कोविड-19 की सूरत हाल है उस पर पूरी तरह से काबू पा लें। आपके इल्म में है कि जो वैक्सीनेशन का दौरानिया था वो पहले 3 हफ्ते से 4 हफ्ते था, अब बढ़ाकर उसे 6 हफ्ते कर दिया गया क्योंकि वैक्सीन की भी किल्लत है। तो हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह से मुशावरत के बाद जो है इस तमाम सूरत हाल पर काबू पा लिया जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अमरीका की जानिब से आपको इल्म है कि हमेशा मुतालबा किया जाता है कि जी डू मोर। पाकिस्तान से किसी भी तरह से खुश नहीं होते। FATF का मामला आपने देख लिया कि 26 निकात पर अमल दरामद के बावजूद उन्होंने कहा कि जून में फिर नजरसानी करेंगे जब तक वो जो एक रह गई ना 27 वाली जी, वो फिर जनाब अब 26 कर लिए हैं, 27 रह गए हैं, उसके अंदर ये चीज़ें आप करें तब तक आप जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे, फिर नजरसानी होगी, फिर देखेंगे। और मुईद यूसुफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जी अगर ये अभी नहीं बताएंगे हम, नहीं बता देते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमसे डू मोर का मुतालबा करना है ना तो अमरीकी सदर बेशक हमें फोन ना करें, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हम बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं बात करनी? नहीं करेंगे। चले जी टॉप सीरीज पे बात कर लेते हैं। इस साल भी बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इत्तलात दी, इंतजामिया की अदम तैयारी रहमत को ज़हमत बना सकती है। एहतियात ना की तो कोरोना केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया, आवाम से मवेशी मंडियों में ना जाने की अपील। बेवा खातून के शौहर के वाजिबात के लिए वजीर आजम को शिकायती खत। शहबाज गिल ने चेक खुद घर तक पहुंचाया। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही है। कराची में जैक्सन पुल पर वारदात करके फरार होने वाले मुलजिम ने समंदर में छलांग लगा दी। पुलिस एहलकार ने समंदर में कूदकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और शो के आगाज में सबसे पहले वालिदैन और स्टूडेंट्स के लिए एक अहम खबर यह है कि गर्मियों की छुट्टियां होंगी या नहीं। इस हवाले से NCOC का अहम इजलास होने जा रहा है और इसी इजलास में इम्तिहानात से मुतालिक भी फैसले पर नजरसानी की जाएगी। जो बार बार बच्चे हैशटैग चला रहे थे ना कि कैंसिल ऑल द एग्जाम्स, तो पता चलेगा कि होगा कैसे वाले से। हैशटैग कोई मदीहा नकवी भी निकल आएगा इन स्टूडेंट्स की जानिब से, जिस तरह से मदीहा जो है वो सख्त गिर अपने मौके पर कायम रहती है। तो उनके अपने लिए अच्छा है। हाँ जी, उनके अपने लिए अच्छा है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर एग्जाम्स होंगे ऑब्वियसली तो फिर आप अगली क्लासेस में प्रमोट होंगे, तो कल को जाके आप सोचेंगे कि यार वो तो मैं वैसे ही प्रमोट हो गया था, तो आपको बुरा नहीं लगेगा इतना अगर आप एग्जाम्स देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां ना देने और औकात कार को तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है, ये प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से। और गुज़िश्ता साल हमने ये देखा कि तमाम तर दावों के बावजूद
ایک تو یہ جو کیا گیجٹس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہے، وہ ایک آدھ چھوٹا موٹا انٹرویو تو چل جاتا ہے، لیکن اتنی دیر تک بیٹھ کر آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، اور پھر اس کی ریچ کہاں تک ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. اشفاق بالکل، لوگ ابھی تک نا آن لائن جو تعلیم ہے، جو آن لائن ایجوکیشن کے نظام سے آف کورس ایک دم کووڈ آ گیا، لوگ اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں تھے، پھر ایک دم جب یہ کرنا پڑ گیا تو آف کورس جہاں میرٹس تھے وہاں پہ ڈی میرٹس بھی تھے. اسی والے سے بات کریں گے صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا. یہ کہے گا کہ اب بڑی مشکل سے اسکول کھلے ہیں، اور جیسے اسکول کھلے تو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی گرمیوں کی چھٹیاں بھی شاید دی جائیں گی، یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں، آپ کا بڑا زبردست اس میں انٹرو تھا جس میں آپ نے اس کی بڑی صحیح عکاسی کی ہے. دیکھیں آلریڈی جب سے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے 85 ڈیز کا پہلا سال تھا، دوسرا کووڈ کی نظر، تیسرا بھی آپ کے سامنے جو صورتحال کووڈ کی اٹس ریئلی ویری انفارچونیٹ. اور اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ چھٹیاں نہیں کریں گے، اور ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو این سی او سی کے اندر یہ بات کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ 18 جولائی سے ایک ہفتہ تفصیل کے لیے وہ چھٹیاں اناؤنس کریں گے، اور ہو سکتا ہے 31 جولائی تک وہ چھٹیاں شاید ہوں عید کی وجہ سے. لیکن جو پنجاب ہے اس مرتبہ انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ اس میں ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی شاید اپنی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اپنے 52,000 پنجاب کے اندر اسکول ہیں جس میں 70% سے زیادہ مسنگ فیسلٹیز ہیں، بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور پھر کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں پہ ان کے پاس فلڈ ایریا جو ہے وہ چونکہ ہوتا ہے. تو ایسے صورتحال میں پنجاب گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ان کو اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے لیے مینیجیبل نہیں ہے. تو یہاں ابھی این سی او سی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر این سی او سی کے جو اکثریت ہے وہ تو چاہتی ہے چھٹیاں نہ ہوں یا بہت ہی محدود ہوں، کیونکہ واقعی ایک بات کلیئر ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا. اس میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے بھی واضح طور پہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اس میں ہمارے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب آپ کے سامنے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہونے جا رہے ہیں، اگر آپ چھٹیاں پھر کر دیں گے، ان کا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، تو وہ بچے تو پھر سیکھیں گے. اور تو کاشف صاحب یہ جو متضاد آراء آ رہی ہیں، یعنی کہ چھٹیاں دینے کے حوالے سے، یہ کس صوبے کی طرف سے آئی ہیں؟ سندھ کی طرف سے تو ہے جی، انہوں نے چھٹیاں کہا کہ ہم نہیں کریں گے، بلوچستان نے بھی کہا ہے ہم چھٹیاں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جبکہ این سی او سی کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ جو ہے چھٹیاں محدود رکھی جائیں، اور وہ بھی عید کے پرپز کے لیے ہیں، اور وہ 18 جولائی سے شاید آنورڈ ہفتہ 10 دن کے لیے ہوں گی. تو اس میں ہم بلکہ اپیل بھی کریں گے این سی او سی سے کہ باقی صوبوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. ابھی کچھ پتہ نہیں، ہم بہت انفارچونیٹ ہے کہ ابھی سے ہی خبریں آنی شروع ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی چوتھی لہر نہ آ جائے. اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو خدا نہ کرے پھر تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے. بالکل. تو جب تعلیمی ادارے بند ہوں گے تو ابھی صورتحال تو کنٹرول میں نا 2% جاری ہے اس وقت جو ریشو ہے، اور اس وقت تو سب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں، ایس او پیز پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو اگر اب ہم ابھی بند کریں گے تو پھر ان بچوں کی حد تلفی ہوگی جن کے پاس بالکل صحیح نہیں ہے. بالکل مرزا صاحب آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ ابھی تو حالات بہتر ہیں تو ہمیں اس کو اچھا یوٹیلائز کرنا چاہیے. بار بار اب تو بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ایس او پیز کیا ہے. یہ بتائے گا کہ اوقات کار تبدیل کرنے کی بات کی گئی، جو اس کی تجاویز دی گئی ہیں، وہ کیا ذہن میں رکھا گیا؟ کہ آف کورس یہ گرمیوں کا مہینہ بھی ہے تو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں آپشن موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آلریڈی اس وقت بھی جو ہمارے ملک بھر میں جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں موسٹلی جو ہے وہ ان کی ٹائمنگ صبح 7 سے 11 بجے تک ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی تقریباً یہی ٹائمنگ اپنے تعلیمی اداروں میں رکھی ہوئی ہے. اچھا، اس میں گرمی کی شدت اور حدت سے بچنے کے لیے ہم علاقے کے لحاظ سے اس میں بچوں کی ڈریسنگ کو بھی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اور پھر سیدھی سی بات ہے اگر جو تعلیمی ادارے بند بھی ہو جائیں گے تو یہ بچے تو کہیں نہ کہیں ٹیوشن سینٹر میں یا اکیڈمی میں یا کہیں نہ کہیں تو پھر بھی وہ موو کریں گے. بالکل. تو یہ ٹائم جو ہے 7 سے 10، لیکن تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے تو پھر آبویسلی وہ کہیں پر بھی موو نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ایک یونیفارم ڈیسیجن ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جس طرح سے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر بچوں کا ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے اور اٹ از کوائٹ کنفیوزنگ کہ یہ فیصلہ آتا ہے کہ سندھ نے فلاں فیصلہ لیا، بلوچستان نے الگ فیصلہ لیا، پنجاب الگ فیصلے کی بات کر رہے ہیں. تو جب ایک این سی او سی کا پلیٹ فارم موجود ہے اور وزرائے تعلیم بھی بیٹھتے ہیں تو ایک فیصلہ سامنے کیوں نہیں آتا پورے ملک کے حوالے سے؟ یہ آپ کی کوئی بات ہوئی اس پہ؟ اس میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی اسد عمر صاحب جو این سی او سی کے چیئر پرسن ہیں ان سے جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے، ہم نے یہ بات ان سے رکھی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو فیصلہ کر رہے ہو تو اس کے اسٹیک ہولڈرز کو ضرور
ग्राउंड के ऊपर जो चीज हम फेस कर रहे हैं वो एनसीओसी के अंदर बैठे वुजरा उस तरह से फेस नहीं कर रहे थे। लिहाजा एक तो आप जब स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करेंगे तो वो एक कंसेंसस डेवलप होगा और आपको उसकी मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात ये है, आफ्टर 18 अमेंडमेंट अब ये एक जो है सूबाई मैटर बन चुका है। हर सूबा आजाद है कि वो अपने फैसले को एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से खुद करे। तो हमें होना तो ये चाहिए कि एनसीओसी के अंदर भी अगर आपने कोई फैसला करना है तो पहले स्टेक होल्डर्स को सुने, ग्राउंड रेलिटीज को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो फैसला करें कि वो पूरे पाकिस्तान में यकसा होना चाहिए। खासतौर पे एजुकेशन और हेल्थ जैसे मैटर में किसी किस्म का फर्क नहीं होना चाहिए। यही वजह, सिंध कुछ और फैसला कर रहा होता है, पंजाब का फैसला कुछ और है, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो उसका असर बाकी पूरे पाकिस्तान पे पड़ सकता है और एक अनरेस्ट क्रिएट होता है। तो अब सूरत हाल क्योंकि बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है, अल्लाह का शुक्र है, एसओपीज पे हम दरामद तालीमी इदारे कर रहे हैं। बहुत बेहतर होगा कि हम टाइम को लिमिट कर दें, लेकिन डिसकंटिन्यूटी अगर हम करेंगे तो ऑलरेडी जितना नुकसान हो चुके हैं 18 माह में हमारे इन बच्चों का, खुदा ना करे आने वाले वक्त में ये और जो है इस डैमेज जितना अभी तक हम जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इस वक्त भी मैं आपको एक बात बता दूं, 50% से ज्यादा बच्चे आज भी तालीमी इदारों में वापस नहीं आए। 8 लाख टीचर ये फील्ड छोड़ चुका हुआ है, 10,000 स्कूल तो पहले से बंद हो चुके हैं। ये आपने बहुत सही बात की काशिम मिर्जा साहब। इन बच्चों का स्कूलों को वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर आगे 9th और 10th के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स। बहुत शुक्रिया जी। काशिम मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। ऑफ कोर्स देखिए अशफाक, पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ी और मेहनत करिए। टाइम ऐसा है, ऑब्वियसली हेड्स ऑफ टू देम कि आप पहले ये होता था कि आप उठते थे, बच्चों को तैयार करते थे, स्कूल भेज देते थे, उनकी फी भरते थे, ट्यूशन की फी भरते थे, घर में उनको किसी हद तक टाइम देते थे और आप नबर्द आजमा हो जाते थे सारे मामले से। अब ये हो रहा है कि आप उनकी फीस भी भर रहे हैं स्कूल की, वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी पेमेंट अलग, और उसके बावजूद अगर एग्जाम्स ना हो, उसमें खुद साथ बैठे हुए हैं, उसमें खुद साथ माँ बाप मुसलसल साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की इतनी मेहनत तो खुदारा पानी ना फेरे, एग्जाम्स की तैयारी करे। वैसे हमने देख रहे हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर कितने में नजर आ रहे होते हैं, तो खुदा के लिए अपने पेपर्स पे ध्यान दें। खैर अभी जरा आगे बढ़ते और आपको बताएं जनाब, आपको वार्न करने की जरूरत है। वो इस वजह से क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस साल भी जो बारिशें हैं वो मामूल से ज्यादा होने का उनका इम्कान है और महकमे मौसमियात ने हमें पहले से अलर्ट कर दिया। जी बिल्कुल, मौसम बेशक खुशगवार हो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारी का फुकदान हम अक्सर देखते हैं, हर साल ही देखते हैं, तो उसकी वजह से ये जो रहमत है वो बाइस ज़हमत बन सकती है। और गुज़िश्ता साल जो हालात थे मदिया, वो शहरी अभी तक नहीं भूल सके। वो बहुत खौफनाक मनाजिर थे जो पिछले साल कराची में जब बारिश हुई थी और उसके बाद जो पूरे के पूरे शहर का हाल हुआ था। ये पिछले साल के मनाजिर आप देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको एक पूरी वीडियो हम दिखाएं कि एग्जैक्टली जब कल लास्ट ईयर कराची में बारिश हुई थी तो हुआ क्या था। ओके जी, तो इसके साथ ये हुआ है कि पंजाब में सूरत हाल निस्बतन हम आपको बताते हैं कि बेहतर रहती है, लेकिन वहाँ पर एक जो कंसर्निंग इशू होता है वो होता है नालों की सफाई। उस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब ने इक़दामात की हिदायत दे दी है कि जनाब ये जो सफाई के इंतजामात का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मसला ये है कि नाले हैं 556 के करीब, यानी कि इनमें छोटे नाले भी हैं, बड़े नाले भी हैं। बड़े नाले तो आपने नाम सुना होगा, गुजर नाला है, औरंगी नाला है, लियारी नदी है। अब बहुत से ऐसे नाले हैं छोटों की तो जिनके बहुतात तादाद है, बहुत ज्यादा छोटों की तो बहुतात है। तो क्या तैयारी की गई है, पंजाब में भी देख लेंगे और साथ में कराची में भी देख लेंगे। कराची से जो सूरत हाल से हमें आगाह करें हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, साथ में हमारे मुल्तान से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद। पहले जरा हम कराची का रुख कर लेते हैं। अफजल, पहले तो ये बताइएगा, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कराची में बारिश के पानी को कंट्रोल करने के लिए ताकि जो पिछले साल हुआ था वो इस साल ना हो? जी मदिया और अशफाक, देखा जाए तो गुज़श्ता साल जब शहर कराची डूबा था तो एक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से नारा लगाया गया था कि तजावज़ात को हटाना है तो कराची को बचाना है। तहम देखा जाए तो नालों की सफाई के हवाले से अहम इजलास किए गए, तहम ये इजलास सिर्फ दावों तक महदूद रहे। जो कराची के
बड़े 41 नाले में से 3 नालों को जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर करार दिया गया था, जिसमें महमूदाबाद नाला, वहाँ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ लेकिन सफाई नहीं हो सकी। कराची का सबसे बड़ा 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल जो गुज्जर नाला है, यहाँ सफाई के साथ साथ देखे जाए तजावज़ात हटानी थी, तजावज़ात तो मुकम्मल तौर पे ना हटाई गई, सफाई का काम ज़ोरों शोर से जारी है। औरंगी नाला जो 23.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यहाँ भी तजावज़ात का जो ऑपरेशन था वो सुस्त रवि का शिकार रहा। ताहम देखा जाए तो NDMA की जानिब से ज़ोरों शोर से इन 3 बड़े नालों पर जो है सफाई का अमल है वो जारी है। चौड़ाई भी की जा रही है और सफाई को भी जो है इस तरह से किया जा रहा है कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ये पूरे साल कोशिश नहीं की गई, मानसून की बारिशों की पेशिंग गोई के बाद जो है बाकायदा तौर पर तजावज़ात को हटाने से काम तेज किया गया। अच्छा, और उस पर भी सफाई का काम जारी बिफोर वी है। मूव फॉरवर्ड टू मिर्जा अहमद साहब, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अफजल कि ये जो सोचा जा रहा है, ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये जो बातें की जा रही हैं, इनके ऊपर अमल कब किया जाएगा? ये इजलास क्या नालों पर बैठ के होंगे तब अमल होगा, उससे पहले अमल नहीं हो सकता? जी, इस वक्त देखा जाए तो कराची में पानी की निकासी के हवाले से जो अहम किरदार अदा करते हैं वो हैं 544 छोटे नाले। अगर उनकी सफाई को मुमकिन बनाया जाएगा तो कहीं जहाँ के शहर की जो सूरत हाल है वो बेहतर नज़र आएगी, जिसमें सिंध हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती। बल्दियाती दौर में उनको फंड फराम करने थे, वो DMC के हदूद में आते थे, अब वो जो है KMC की हदूद लगती है, क्योंकि सिंध हुकूमत फंड देगी तो शहर के 500 छोटे नाले जो कि FWO ने शाद भी की है कि इनको अगर साफ नहीं किया गया तो बड़े नालों की सफाई जो बिल्कुल जी, छोटे नाले साफ नहीं होंगे तो बड़े नाले भी साफ नहीं होंगे। बड़े नालों में प्रॉपर सफाई नहीं की जाएगी तो खुदा ना खासा वही हालात ना हो जो हमने पिछले साल सफर भी किए। मुल्तान की सूरत हाल भी हम जान लेते हैं, मिर्जा अहमद हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा, ये बताएगा कि मुल्तान में क्या सूरत हाल नालों की सफाई के हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताते चलूँ कि मुल्तान शहर जो है वो दरियाए चनाब के किनारे वाक़ है और दरियाई बेल्ट जो है वो हर साल मानसून के मौसम के बाद जो है सैलाब से जो है मुतासिर होती है। इस बार भी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट है, प्री मानसून सीज़न से ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। आपको बताते चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मानसून के पेश नज़र और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। जनरल कल रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 और तमाम ज़िलाई महकमों के ताउन से जो है दरिया चिनाब के किनारे फ्लड मशक़ें भी की गई हैं, जिनमें लोगों को पानी में घिरे लोगों को जो है बाहिफाजत निकालना और उनको फर्स्ट एड देना और जो इक्विपमेंट था इदारों का उनको भी शो किया गया था। आपको बता दूं कि ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है DC ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिया गया है, जबकि मुल्तान ज़िला की 4 तहसीलों में फ्लड रिस्क कैंप के लिए जगह की निशान। अच्छा मिर्जा अहमद अली, जरा ये बताइएगा, हम बेसिकली कराची की सूरत हाल तो बिल्कुल 180 डिग्री का उसमें टिल्ट है। ये मुझे ज़रा समझाएं कि ये जो बातें की जाती हैं ना, जैसे आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट, लेकिन बारिश होती है तो अक्सर उन दावों की खलई खुल जाती है। आपने अपने एक्सपीरियंस में, रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस में क्या देखा कि जो दावे किए जाते हैं वो वैसे ही होते हैं जब सूरत हाल की खुदा न ख्वास्ता ऐसे बनती है? जी बिल्कुल, जब दावे किए जाते हैं तो वो बारिशों में के साथ ही जो है अब वो बह जाते हैं। आपको बता दूं कि मुल्तान शहर का जो सेवरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुराना और बोसीदा सेवरी सिस्टम है। बारिश आने के बाद जो है नशेबी इलाके पानी से भर जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है इंतज़ामिया कुछ एक्टिव नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है मुल्तान शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में जो है बोसीदा पाइप लाइनें निकाल ली गई हैं और इस वक्त भी जो है काम 24/7 जो है उस पर जारी है। 54 इंच कतर के बड़े पाइप जो है वो डाले जा रहे हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि इस बार जो है मानसून के सीज़न में शहर में निकासी आपको बेहतर बनाने के लिए तमाम इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, जबकि वासट वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हाई अलर्ट है, दिन रात काम में मसरूफ़ है। अब मानसून शुरू होने के साथ ही बारिशों के बाद पता लगेगा कि उनके दावे जो हैं वो कहाँ तक काम करते हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है बड़े रोड उखाड़ दिए गए और वहाँ पर बड़े मेन होल्स बनाए जा रहे हैं और वासा की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है कि निकासी आपके लिए जितने भी डिस्पोजल हैं उनको 100% कैपेसिटी पर जो है वो चलाने के लिए जबरदस्त मिर्जा, और अल्लाह करे ऐसा ही हो और मानसून के सीजन स्पेल स्टार्ट होने से पहले ये तमाम तो जो इकदाम हैं ये मुकम्मल कर लिए जाए। बहुत शुक्रिया जी। मुल्तान की सूरत हाल करते हैं मिर्जा और अफजल परवेज कराची। और ना ही ये मसला नालों का है, ना ही ये मसला कैपेसिटी का है। मसला दरअसल ये है कि कराची शहर की ओनरशिप कोई नहीं ले रहा और यहाँ पर वो मामलात वो आ जाते हैं जैसे कोई कत्ल की वाक़या हो जाए या कोई भी डकैती हो जाए तो पुलिस जैसे डिसाइड करती रह जाती है कि ये फलाने थाने की हदूद है या फलाने थाने की हदूद है। ये बताएं आर्टिकल 140 के निफाज पे काम क्यों नहीं किया जाता? आप क्या अगर कराची की सूरत हाल को बेहतर करना चाहते तो आर्टिकल 140 पे भी काम होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि उस पर काम तो होना चाहिए, लेकिन फिर बात आ जाती है कमिटमेंट की। देखिए कैपेसिटी के इश्यूज नहीं हो सकते कि जब चाहते हैं तो हो जाता है, लेकिन
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچرا یہاں سے نکال کے یہاں رکھ دیا تو پھر کیا ہوگا, اور جب بہت سے دعوے دار ہوں گے کہ یہ حدود ہماری ہے اور یہ حدود ہماری ہے, یعنی کہ جب فائدہ اٹھانے وسائل بھی ہیں, سب ول کچھ سب سے ہے. بڑی چیز ہے, ول یاد کا نہیں ہونا ہو بہت ضروری ہے. خیر جی, ذرا آپ کو ذرا ہم نے حکومت کے کارناموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, پولیس کے اچھے کارنامے کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ جب اچھی چیزوں شیئر کرنی چاہیے. ہوا جناب ایسا کہ کراچی میں جو جیکسن جو ایریا ہے وہاں پر ایک ملزم نے کی واردات, اچھا پولیس پیچھے پڑ گئی, اوکے, پولیس پیچھے, ملزم آگے پولیس پیچھے. اس کے بعد ملزم نے کیا کیا کہ ملزم نے پولیس سے جناب چھلانگ لگا دی سمندر میں, پولیس رکی نہیں, پولیس نے بھی فلموں والی پولیس نے بھی ساتھ چھلانگ لگائی سمندر میں, اور یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا تیا پانچا کر کے ملزم کو باہر نکالا ہے. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جناب کچھ کر دکھائے گا آگے جا کے, کیونکہ طریقہ واردات اس نے یہی سوچا. آپ کو پتا ہے کہ سمندر جو ہے اس کے ذریعے ہم دوسرے ملکوں سے بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اسٹیمنا کے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس کی سمت صحیح تھی کہ جناب واردات کرنی ہے, ملک سے باہر بھاگنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اب اس کے پاس کمی تھی ریسورسز کی, کیونکہ واردات کی تھی اس نے چھوٹی, واردات اگر اس نے کی ہوتی بڑی تو پھر کسی اور راستے سے ملک سے باہر بھاگتا, جہاز لے لیتا, کوئی کروز شپ لے لیتا, اس کے ذریعے یا لانچوں کا استعمال کرتا. کچھ بھی ایسی چیزیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کا کیا مقصد ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ جب بھاگنا ہو تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن وہ کود گیا, اور اوپر سے وہ پولیس کا جوان, ہیٹس آف ٹو ہم. ان کو شکر ہے سوئمنگ کرنی آتی تھی, اس کو لگ رہا تھا پولیس والوں کو سوئمنگ. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پولیس کی سخت ٹریننگ کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. ان کو سوئمنگ آتی تھی, وہ بھی ساتھ میں سمندر میں کود پڑے, سمندر میں کودے, ساتھ میں اس کو مار مار کے باہر نکالا. اس کے اندر ٹریننگ کا میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا اگر پولیس والا ہوتا تو میں کنارے پہ بیٹھ کر یوں دیکھتا رہتا, اس کو میں دیکھتا رہتا کہاں تک جائے گا. ظاہر سمندر ہے, کوئی دریا تو نہیں ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے, تو میں سکون سے یوں بیٹھ کے اس کو دیکھتا, پھر یوں دیکھ دیکھ کے, پھر اس کے بعد چھوٹی سی لانچ پکڑتا, جا کے پھر پکڑ لیتا, جب وہ تھک ہار کے فریادیں کر رہا ہوتا کہ مجھے نکالو. دشمن کو تھکا کے مارنا ہے, ایسے ہی ڈرا ڈرا کے تھکا کے. چلے جی, ایک چھوٹی سی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو ہم کیا بات کر رہے تھے مدیہ اس سے پہلے؟ جناب اس سے ذرا ہم بات کر رہے تھے جو شہروں کی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے, جو سیویج کا نظام ہے اس کو ابھی تک بہتر نہیں کیا گیا, اس پہ بات کر رہے تھے. لیکن اب ہم ذرا بات کریں گے بلوچستان کے اور سیاسی صورتحال. بالکل کہ جناب وہاں پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی تناؤ شدت اختیار کر گیا ہے. اپوزیشن کا شکوہ ہے کہ بجٹ میں ان کے حلقوں کو نظر انداز کیا گیا. اور آپ کو یاد ہے مدیہ کہ جب بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا تھا بجٹ کے حوالے سے, تو اپوزیشن نے جناب رستہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہم نے اندر جانا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب بات منوانے کے لیے ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا. اور کیسا احتجاج کیا گیا تھا وہ یاد رہے گا لوگوں کو جناب. تو حزب اختلاف کے اراکین نے اپنی بات منوانے کے لیے, جیسے کہ بھی اشفاق بھی بات کر رہے تھے کہ پہلے بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ قائم کیا تھا, دھرنا شروع کیا, پھر صوبے میں پہیہ جام ہڑتال بھی کی گئی, اور بجٹ والے دن بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان اسمبلی کے باہر خوب ہنگامہ رہا, جس پر اپوزیشن ارکان کے خلاف FIR بھی درج کی گئی. اپوزیشن ارکان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سے معافی کا مطالبہ اور ساتھ میں FIR کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. جب بجٹ پیش ہوتا ہے بجائے اپوزیشن ارکان کے مسائل سننے, مطالبات سننے, انہوں نے اپوزیشن کے ارکان پہ بختر بند گاڑی سے حملہ کیا. بوگس اور فراڈ FIR ہم کو پریشرائز کرنے کے لیے درج ہوا. ان پرنسپل یہ ایگریمنٹ ہو چکی ہے, FIR وڈرا کیا جائے گا. اسپیکر کے رولنگ کی بھی توہین ہوئی. 4 دفعہ حکومت کے وفود ہمارے پاس آئے, FIR ختم ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لیے اب مت آؤ, یہ سن لو کہ تم کو تمہاری حکومت کو پورے بلوچستان میں جام کر کے رکھ دیں گے. اور جناب پریس کانفرنس ہوئی اور یہ بجلی گھر تھانے میں پریس کانفرنس کی گئی, تو ملک سکندر نے کہا کہ 7 دن گزر گئے, ہمیں گرفتار نہیں کیا جا رہا. وعدے کے باوجود مقدمے کی واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا اسمبلی کی توہین ہے. ترجمان صوبائی حکومت لیاقت شاہوانی یہ کہتے ہیں کہ قانون شکنی پر کارروائی ہوگی, ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. اور ایک ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی روایات قائم نہ کی جائیں جسے حکومت, اپوزیشن یا اسمبلی متاثر ہو. کوئٹہ کے بجلی گھر تھانے میں موجود اپوزیشن کارن کا حکومتی وفد سے نہ ملنے کا بھی ساتھ میں اعلان سامنے آیا. اور بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر نے کہا کہ بجٹ پر مشاورت کی بجائے اپوزیشن ارکان پر بختر بند گاڑی چلائی گئی. معاہدے کے باوجود FIR واپس نہیں لی گئی جو اسمبلی کی توہین ہے, اور پورے صوبے میں حکومت کو جام کر کے رکھ دیں گے.
जनाब, तो इसी पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये एक छोटा सा, अगर हम बात करें असेंबली के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, तो सूबा है और वहाँ पर जनाब छोटी सी असेंबली है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी तनाव कम होने को नहीं जा रहा। वजूहात आपके ख्याल में क्या हैं इसकी? वजह अपोजिशन है, उनकी अटदर्मी है। ये जो तनाव है ये अपोजिशन ने पैदा किया है। पहले ही इन्होंने फैसला किया था कि बजट इजलास होने नहीं देंगे और उसके लिए इन्होंने धरने दिए, एहतजाज किए, रोड ब्लॉक किए, कारकुनों के हाथों में पत्थर थमा दिए, फिर असम्बली पे हमलावर हुए, वज़ीर आला साहब पे हमलावर हुए और फिर जब FIR दर्ज हुए बजाय के उस पर नादिम होते जाकर थाने में बैठ गए, अब थाने से भी नहीं निकल रहे। तो एक तनाव की कैफियत उनकी तरफ से। हम तो 4 दफ़ा हमारी डेलीगेशन मुज़ाकरात के लिए गए हैं, लेकिन अपोजिशन जब तक उनका मुतालबा है कि उनके एंड पे फंड्स मुख्तस नहीं किए जाते, उस वक़्त तक उन्होंने माइंड बना लिया है कि तनाव की इस कैफियत को कम होने की बजाय इसमें शिद्दत लाएंगे और जो उनका डिमांड है जब तक वो पूरा नहीं होता तो ये उनकी सूरत हाल बरकरार रहेगी। और डिमांड भी एक गैर आइनी डिमांड है। आईन पाकिस्तान में कहीं ये दर्ज नहीं कि किसी लेजिस्लेचर के इख्तियार में आप कोई फंड्स दे सकते हैं। वो आ जाते, बजट प्रोसेस में हिस्सा लेते, अपने जो उनके स्कीमात हैं आइडेंटिफाई करते, उस बाबत बात करते किस सेक्टर में क्या बेहतरी लानी थी, एक शैडो बजट बनाते। शैडो बजट जो है ना, पहले मीडिया के साथ उनको जो है उसको शेयर करना चाहिए था, उसको पब्लिक करना चाहिए था। वो डॉक्यूमेंट हमें फराहम करते, मीडिया को फराहम करती, लेकिन शुरू से उनका ये माइंड ही नहीं था कि कोई उन्होंने बजट में बेहतरी लानी है या फिर बजट में अपना आउटपुट उन्होंने देना है या असम्बली इजलास में जाना। अच्छा, इस पे भी देखें शाहानी साहब कि जो बजट के इजलास में जो अपोजिशन की जानिब से जो किया गया था, उसके बावजूद अपोजिशन अब ये भी कह रही है कि जी वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो उनसे माफ़ी मांगे और जो FIR उनके खिलाफ जो काटी गई थी वो FIR भी वापस लें। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम तो एहतजाज जारी रखेंगे। FIR कानून के तहत दर्ज हुआ, कानून ही की तरह एक प्रोसीजर है, उसी से गुजरने के बाद ही वो विड्रॉ हो सकते हैं। और हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ भी एक एप्लीकेशन FIR का उन्होंने दे दिया है और अपना एप्लीकेशन वो वापस लेने पे तैयार नहीं है और FIR वो चाहते हैं कि विड्रॉ हों और इसके लिए वो डेडलॉक भी पैदा कर रहे हैं। और चूँकि हमलावर हुए थे हमारे अपोजिशन के साथी, असम्बली की तकद्दुस को पामाल किया उन्होंने, वज़ीर आला साहब पे हमलावर हुए, MPs पे हमारे हमलावर हुए, शीशे तोड़े, गमले तोड़े, सियासी अपने कारकुनों को बाहर से ला के असम्बली प्रेमिसेस के अंदर दीवारें प्लांग के उसको इंटर किया गया और फिर असम्बली के गेट पे बजट के रोज़ ताले लगाए गए और असम्बली की तमाम प्रोसीडिंग्स और तमाम प्रोसीजर को वो कंफ्यूज करने की और उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की। जो जमहूरियत है, हमारे कल्चर्स हैं, हमारे वैल्यू हैं, उन तमाम रवायात को, बलूचिस्तान का, सियासत का, जमहूरियत का, उस तमाम को इन्होंने पामाल किया। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी था कि असम्बली के हमारी ये अपोजिशन अराकीन अज खुद माजरत करते, माफ़ी मांगते और बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगते, अपने कारकुनों से माफ़ी मांगते, क्योंकि इतना बड़ा सियासी जुर्म असम्बली की तकद्दुस की पामाली की सूरत में कभी बलूचिस्तान में नहीं। लियाकत शाहवानी साहब, अब जो सूरत हाल है पहले आप वाली, तो उससे तो मामलात हल नहीं होंगे। ऑब्वियसली अपोजिशन से आपके राब्ते हो रहे होंगे, तो सूरत हाल कब तक बेहतर होने की तवक्को है? 4 हमारे डेलीगेशंस अब तक अपोजिशन अराकीन से जो है मिलने गए हैं। रोज़ अव्वल जब ये ताने में जाके बैठ गए, विद इन फ्यू आवर्स हमारी डेलीगेशन जो है मिनिस्टर्स की वहाँ पर पहुँची। हालांकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इनकी कुलीग हैं, एक ही असम्बली फ्लोर पे, एक ही असम्बली की छत के नीचे 3 साल से एज अ कुलीग ये काम कर रहे हैं और अपने कुलीग्स का भी बात मानने को तैयार नहीं है। बहाने बना रहे हैं, माइंड बना के बैठे हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अपने लिए वो कोई जो फंड्स हैं वो हासिल करने में कामयाब होंगे। ये उनका जो है चूंकि माइंड में ये चल रहा है, तो उस नीयत इंटेंशन की बुनियाद पे बहाने बना के वो एक ऐसा
तनाव का माहौल उन्होंने पैदा किया है कि जिसको मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, स्पीचेस में वो तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अंदरून खाना जो उनका नुक्ता नज़र है, जो उनका इरादा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है फंड हासिल करने का है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, लियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक ऐसा लग रहा है कि समहाउ कि ना कि डेडलॉक भी आ गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह करे जनाब Which के is good. कुछ हाँ कि अच्छी कुछ बात हो बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ हो, हम तो यही दुआ करेंगे। अच्छा जी, और एक और बात ये है कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए हुकूमत अब मुतहर्रिक है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में आवाम को पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल का बेहतरीन जरिया कहें, तोहफा कहें, वो प्रोवाइड किया है, जिस पर ना सिर्फ ये कि शिकायत दर्ज होती है, उस पर अजाला भी किया जाता है और उसके बाद फॉलो अप भी लिया जाता है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ इस पर शिकायत आती हैं और पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे अक्सर औकात तो ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक भी शिकायत आती रहती है। और इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान को फैसलाबाद की एक रिहायशी बेवा खातून थी, उन्होंने ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मदद का मुतालबा किया था। ये 5 साल से ये जो बूढ़ी खातून है, ये अपने शौहर की डेथ के बाद जो वाजिबात हैं उनकी मुंतज़िर थी, 2 इनकी बेटियों की शादी थी, उन्होंने उसके लिए कर्ज़ भी उठाया और फिर वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल खुद इन खातून के घर चेक देने के लिए पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आपको सुनवाते हैं। बहुत हमने गरीब आवाम को सशक्ते देखा, गालियां हमने खा ली, अब ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। जो लोग भी इसमें जिम्मेदार है, तुफ है उनके पैदा होने पे कि एक खातून को इंसाफ लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए वजीर आजम के दरवाजे को खटखटाना पड़ा। गरीब के साथ खड़े होने वाला मौजूद है ऐवान के अंदर, जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान फिर वो है जो गरीब की सुनता है। हम ऐसी हर सुल्तान बीबी की आवाज सुनेंगे। जो उनके साथ तावन नहीं करेगा, उनके गले में एहतसाब का इसी तरीके से फंदा डालेंगे। और बेवा खातून जाहिर है कि चेक मिलने पर बहुत खुश थीं और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। किसी ने मेरी सुनी नहीं है। मैं वज़ीर आज़म ने दरखास्त शिकायत की थी तो उन्होंने 10 दिन अब सौ हो गई है, मुझे पैसे में लगाया। शुक्रिया इमरान खान का। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम मुआवनी ख़ुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि तवातुर से शिकायत आ भी रही हैं, फिर सुना भी जा रहा है। जैसे पिछले दिनों एक हज़रत हमारे पास जहाँ मौजूद थे, उनकी वालिदा भी जो कि पेंशन का इंतज़ार करती थी, 80 साल की उनकी उम्र थी, उनको भी ऐसे सुना गया। फिर अभी ये भी खातून जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, इनको भी सुना था। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी और भी शिकायत होंगी जो कि लाइन में लगी होंगी। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, ये बड़ी अच्छी मिसाल जो है हमने देखा कि सिटीजन पोर्टल जो है ये कायम करता जा रहा है। आपके अंदाजे में ऐसे कितने केसेस होंगे जो कि अभी भी मुंतज़िर होंगे कि उनको हल किया जाए? देखिए, जो हमारा बदकिस्मती से एक माइंडसेट और कल्चर बन गया है कि जिसका जो जायज़ काम है, जिसकी जो मेरिट पे बनते हकूक हैं, जो जिसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनके हवाले से जो है वो अपना जायज़ हक हासिल करने के लिए भी हमें सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। हमें इस माशरे के जो अनपढ़ 50-20 साल से मैं सियासत में हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है पढ़े लिखे डॉक्टर होते हुए कि मेरा सोच का महवर और मरकज लोगों की सोशल सेक्टर डेवलपमेंट होती है, लेकिन उन लोगों की सोच जो है वो थाने और कचहरी के साथ जुड़ी होती है। और वो क्यों जुड़ी होती है कि ये एक सिंबल बन गया है। लोग ये समझते हैं कि जो हमारा ताकत का पैमाना, मेयार या माशरे में जीने का जो सबसे अहम जुज़ है, वो उस थाने के साथ जुड़ा है जहाँ से उसको ओनरशिप मिले और हर हाल में थाने तक उसकी रसाई है। और ये जो सोच है खान साहब जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमें इदारे मजबूत करने हैं और वो इदारे इतने ताकतवर और मजबूत हों कि वो खुद कानून के मुताबिक लोगों को रिलीज दें, उनको किसी सियासतदान या हुकूमत या वजीर के दरवाजों के बाहर धक्के न खाने पड़े और एक ऐसा निज़ाम बने जहाँ पे मेरिट हो, जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ ऑन एवरी एस्पेक्ट लोगों की बुनियादी जरूरतों का इंस्टीट्यूशनल जो उनके राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो। ये जो पोटेंसी की आप बात कर रहे हैं, देखिए किसी एक इस पीटीआई की हुकूमत के साथ जुड़ा पेंडिंग पूरे का पूरा बैकलॉग नहीं है।
یہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کا جو ساری زندگی محنت مزدوری کرتا ہے، ایسے ہی اپنا خون پسینہ دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہی پیسے لینے کے لیے، تو اپنا ہی حق لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب اس پہ سوال یہ ہے، ظاہر ہے کہ نظام کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، بالکل لڑ رہے ہیں، اور میں یہ دیکھتا بھی ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پولیس آفیسر کے بھائی کا معاملہ تھا اور وہاں پر جناب وہ اس پر بھی وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تھا، اس قبضے کو چھڑوایا تھا، اس پر پولیس نے کارروائی کی تھی بعد میں یہ کیس سامنا آنا. تو جب وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، تو پھر یہ جو پولیس افسران ہیں یا جو بیوروکریسی ہے ان کو ڈر آخر کیوں نہیں بیٹھتا کہ وزیر اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں ان تک بات پہنچے گی تو معاملہ خراب ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ آپ کے معاشرے میں اتنے گہری جڑیں بنا چکا ہے کہ اس سوچ سے، اس مائنڈ سیٹ سے لڑتے لڑتے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمیں مزید چاہیے، کیونکہ پولیس کا جو ایک روایتی رویہ ہے، کلچر ہے، اس کو ہم بدلنے میں مصروف عمل ہے. بہت حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے تھانہ کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، سیاست کی دخل اندازی ختم کیا ہے، لیکن جو پولیس کا ایک بنیادی رول ہے، جو اس کا اصل کام ہے، وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا اور ان کو ہر حال میں یہ انشور کرنا کہ ہم آپ کے جب سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے، جب آپ سب جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو یہ یونیفارم آپ کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا رہے گا کیونکہ ہم آپ کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ایک اور پہلو بھی ہے، ایک چھوٹا سا پہلو ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے اس مائنڈ سیٹ سے لڑتے ہوئے شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے از خود اس سے پہلے درخواستیں دینے کے باوجود ان شکایات پر کان نہیں دھرے ہوتے، ان کے خلاف کارروائی ہونا. تو اس دوسرے ایسپیکٹ پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو پی ایم پورٹل ہے وہ بنایا ہی اس کام کے لیے گیا کہ اس کا ریگولر فالو اپ ہوتا ہے، اس کی اپ ڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کا رسپانس چیک کیا جاتا ہے، پرائم منسٹر اس کو خود مانیٹر کرتے ہیں. اسی طرح چیف منسٹر پورٹل ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ سارا ہمارا ایک مانیٹرنگ میکانزم ہے، اور سی ایم کا وزیر اعلیٰ شکایت سیل جو ہے ان شکایات کا تدارک کے بعد الٹیمیٹلی اس کا فالو اپ بھی کرتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی کوئی اتنا حسین قسم کا ہمارا آئیڈیل انوائرمنٹ، کنڈیسیو انوائرمنٹ نہیں بنا. لیکن یہی آئیڈیل انوائرمنٹ اب فردوس صاحبہ بنانا پڑے گا، کیونکہ جیسے اور بڑی سی بات ہے کہ ایکشن لیا جا رہا ہے، کیونکہ پنجاب سے مسلسل بیوروکریسی کے خلاف جو ہے نا بڑی شکایات بھی آ رہی ہیں، کیونکہ وہ کام بھی نہیں کرنے دے رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ حکومت اس حوالے سے کام کری. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فردوس کاوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور یہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے سٹیزن پورٹل کا. فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جو متعلقہ لوگ ہیں جو پہلے اس پر کام نہیں کرتے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں. جی جناب، ویلکم بیک ٹو آور شو. اور بچے ماں باپ کے دل کا سکون، چین اور ان کی زندگی ہوتی ہے. یعنی کہ جب بچوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سے بکھر جاتی ہے، اور ظاہر ہے بڑا انکنڈیشنل ایک لو ہوتا ہے جو والدین کا بچوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے. بالکل جی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بچے جب بیمار پڑ جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جب ان بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کا آگے سولوشن بہت مشکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو سوچیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کتنی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ جو ماں موجود ہے وہ ایسی باہمت ماں ہیں کہ جو مسلسل فائٹ کر رہی ہیں، اور وہ پر امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں آمنہ کی، جن کے 2 بچے سیریبرل اٹیکسیا نامی ایک اعصابی بیماری کا شکار ہیں. یہ جو بچے ہیں ان کے مسلز بہت ویک ہوتے ہیں. یہ نہ یہ بچے بول سکتے ہیں، نہ بغیر کسی سہارے کے چل سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. ان کی گردن کے مسلز بھی کافی زیادہ ویک ہوتے ہیں، نہ ان کی گردن ٹکتی ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو یہ آمنہ ہے 15 سال سے اپنے 2 بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں. جی بالکل، اور خیال رکھ رہی ہیں، ان کی پرورش کر رہی ہیں. اور کیونکہ دیکھیں یہ مرض ایسا ہے جس کو کیور نہیں کیا جا سکتا، لیکن لائف سٹائل کی مدد سے ایک بہتر لائف سٹائل پرووائڈ اگر کیا جائے تو آپ اپنی 30s تک بھی لیو کر سکتے ہیں، اپنے 60s تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں آمنہ آفتاب. السلام علیکم آمنہ.
जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, कितनी हिम्मत की बात है कि आपके बच्चे जो हैं वो इतने मुश्किल हालात से हैं और आप इस तरह से मुश्किल से उनको किसी तरीके से उनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये बताइएगा ज़रा हमें इस बीमारी से मुताल्लिक कि ये आपको पता कैसे चला, आइडिया कैसे हुआ? ये पैदाइशी ये मर्ज था या उसके बाद लाहक हुआ? या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई थी? नहीं, ये जो सेरिबेलर एटेक्सिया है ये बिल्कुल बाय बर्थ नहीं होता, ये आफ्टर 1.5 ईयर होता है। मेरे बच्चे जब अपनी वॉकिंग की स्टेज पे शुरू हुए तो उनको एक वैक्सीन लगी थी MMR के नाम से, जिसमें उनके जो ब्रेन सेल्स हैं उसके बाद वो डैमेज होना शुरू हो गए थे। और हमें पाकिस्तान में तो पता नहीं चला, लेकिन मुझे फिर बाहर लेके जाना पड़ा बच्चों को, और वहाँ जाके बच्चों को उन्होंने केस स्टडी बनाया और कुछ रिसर्च के बाद हमें पता चला कि बच्चों को सेरिबेलर एटेक्सिया है। सही। अच्छा आमना, हम अभी आपके बच्चों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 10 मिलियंस। आपने हम अभी अपनी स्क्रीन पे आपके बच्चों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो कितने आपने मेहनत की है बच्चे, क्योंकि मैं आपके बच्चों को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बच्चे पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, बिकॉज दिल बिल्कुल ऐसे है जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए, तो मुझे बिल्कुल एकदम फाइन परफेक्ट हेल्दी लग रहे हैं। बिल्कुल। मेरे बच्चे जब इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो ये बैठ भी नहीं सकते थे, गर्दन भी नहीं संभाल सकते थे, और डेफिनेटली वो जब माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा है, एक इश्क ऐसा है कि वो माँ ने हर चीज़ छोड़ के बच्चे पे पूरी मेहनत करनी होती है कि वो एटलीस्ट इस काबिल हो जाएं कि दुनिया में खड़े हो सकें, मुकाबला कर सकें, जिंदा रह सकें दुनिया में। तो बच्चों की 15 साल से इतनी मेहनत ज़रूर की है कि बेटा जो है वो वॉकिंग स्टिक्स पे चलता है, बेटी अभी थोड़ा सा ज़रा पीछे है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे कंप्यूटर्स करते हैं, कराटे करते हैं, पेंटिंग करते हैं। अच्छा आमना, आपने ये बताया कि आपके बच्चे जो हैं उनको MMR की वैक्सीन जो है वो लगवाने के बाद ये हुआ, तो वो मीजल्स, मम्स और उसकी एक रुबेला की एक वैक्सीन है जो कि हर बच्चे को लगती है। तो डॉक्टर से आपने पूछा कि मेरे बच्चों पर इसका ऐसा शदीद किस्म का इफेक्ट क्यों हुआ, क्या वजह है इसकी? ऐसे है कि सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जहाँ पे बच्चों का विजुअली इम्पेयर्ड होना शुरू हो गए। कुछ और बच्चे उनकी डिफरेंट डिजीजेस आना शुरू हुई, क्योंकि आपको पता है वैक्सीन में होता है बैक्टीरिया, और वो लाइव बैक्टीरिया होता है। जब वो ब्रेन पे बस अफेक्ट किया, कुछ बच्चों के बिल्कुल कुछ ऐसे ब्लड कॉम्पोजिशंस होते हैं कि वो कुछ वैक्सीनेशन सूट नहीं करती, तो ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। कुछ बच्चों को बल्कि ऑटिस्टिक कुछ सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी बहुत देखने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कितनी को ज़रूरी है ये। आमना, आप इतनी बड़ी केस स्टडी है, आपके बच्चे इतनी बड़ी केस स्टडी, एक सक्सेस स्टोरी हम देख रहे हैं कि जो सेरिब्रल एटेक्सिया के जो केसेस होते हैं वो बच्चे इतना आगे ज़बरदस्त तरीके से एक्सेल नहीं करते। अब आपने आगे सोचा है कि आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी माएँ जो है ना बड़ी हिम्मत हार जाती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपके बच्चे तो मैं देख रही हूँ कि वो बेकिंग भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पेंट भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ ये नहीं कर पाती। बिल्कुल। मेरा जी, मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी 3 इयर्स बैक, और उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की हम मसलरा के नाम से, और 3 साल में हम आज यहाँ खड़े हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है मस्कन के प्रोजेक्ट के लिए। मस्कन का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जिन स्पेशल नीड्स बच्चों के पेरेंट्स हयात नहीं रहते या बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बहन भाई उनको रख नहीं सकते, तो उन बच्चों के लिए हम एक रिहैबिलिटेशन एंड नर्सिंग होम तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में पहली बार। इसके अलावा हम लाहौर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हर फैसिलिटी हम बच्चों को देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चों को, ताकि वो अपनी लाइफ में खड़े हो सकें। अच्छा, इसके साथ साथ आप बैरून मुल्क रही हैं और उसके बाद पाकिस्तान आप अभी शिफ्ट हुई हैं 3 साल पहले, तो वहाँ पर ऐसी बीमारियों से डील करने का तरीका आपके ख्याल में कितना बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के, और किस किस चीज़ों में, किन किन एस्पेक्ट्स में बेहतरी की यहाँ पर गुंजाइश है? ऑल्सो ऐड कर दीजिएगा लोगों का बिहेवियर क्या होता है ऐसे बच्चों के टुवर्ड्स। वो बड़ा सख्त सवाल कर दिया आपने बिहेवियर का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सोसाइटी का ये, जब मैं वापस आई, कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो माइंड सेट है, एक्चुअली मैं ये कहूँगी कुछ काफ़ी पढ़े लिखे लोगों का भी, कि ये बच्चे शायद कोई ऐसा गुनाह किया होगा, किसी गुनाह की सज़ा है। मैं हमेशा सबसे एक सवाल करती हूँ कि अगर हमारा अल्लाह गलती नहीं करता तो ये बच्चे गलती कैसे हो सकते हैं, ये किसी गलती की सज़ा कैसे हो सकते हैं? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे, और जब आप एक बच्चे को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, पूरा माशरा उसको
प्यार देना शुरू करता है तो डेफिनेटली उस बच्चे की उठान बहुत डिफरेंट होती है. बाहर के मुल्कों में ये कि एक्सेप्टेंस है, बाहर के मुल्कों में एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पेरेंट्स पे वो बोझ नहीं होते, बिल्कुल एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं. हमारे यहाँ अभी इन सब चीज़ों की कमी है और मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक ये काम करना, स्पेशल नीड्स फ्रेंडली बनाना है पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह. एक्सेप्टेंस के हवाले से, क्योंकि हम बाहर देखते हैं कि बाहर के जो लोग हैं वो अपने कोई बच्चे चाहे उनको कोई भी बीमारी लाक हो उनको लेके बाहर निकलते हैं ताकि वो भी एक तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें. लेकिन पाकिस्तान में वो माँ बाप जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं वो अपने बच्चों को एक तरीके से छुपा लेते हैं क्योंकि उनको होता है कि कहीं लोग उनके बच्चों को बुरे तरीके से जो है वो बुरा ना कहें. तो कैसे हम तब्दीली ला सकते हैं यहाँ पर? एग्जैक्टली जब पेरेंट्स को पता, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ ये होती है कि जब उसको ये पता चले कि उसका बच्चा जो है वो चल बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, प्रोबेबली कुछ बच्चे देख नहीं सकते, तो वो ऑलरेडी एक डिप्रेशन में जा रहे होते हैं. हमारे यहाँ पूरा एक फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि आप उन फैमिलीज़ को, उनके पेरेंट्स को एक तो मॉरली सपोर्ट करें और सेकेंडली उनको भी थोड़ा सा टाइम दें रिलैक्स होने का. वो भी इंसान है, उनके और भी बच्चे, उन्होंने उनको भी देखना है. तो जितनी एक्सेप्टेंस होती जाएगी हमारी सोसाइटी की तरफ से उतना ज़्यादा बेहतर. जब पेरेंट्स का एटीट्यूड बेहतर होगा उतने बच्चे हमारे बेहतर. ऑल्सो मेरे ख्याल से आमना स्कूल्स में भी कोई ना कोई परसेंटेज सेट जरूर होने चाहिए स्पेशल बच्चों के लिए, ताकि जो बाकी बच्चे उनके दिल में इनके लिए एम्पैथी पैदा हो, उनके लिए बच्चे कोई नई मखलूक ना हो बल्कि उनके लिए बच्चे उनकी सोसाइटी का हिस्सा ही हो. बहुत शुक्रिया जी. आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी. क्या बाहिम्मत खातून मैंने है. सेरेब्रल एटेक्सिया के बच्चे इतना आगे अच्छा एक्सेल करते हुए नहीं देखे, और खास तौर पर पाकिस्तान में उसकी मिसालें मौजूद नहीं है. और जाहिर है कि जहाँ पर दूसरों का रवैया वहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट सिस्टम जो है वो सपोर्ट सिस्टम ही आपको आगे लेकर चलती है, जो कि आपको ये एहसास नहीं दिलाती कि आप में कोई माजूरी है, कोई मसला है, कोई बीमारी है, बल्कि आपको हिम्मत और हौसला देती है. बिल्कुल. सो दिस मदर वाज अ हीरो. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. जी जनाब, एक बार फिर से आपके सामने हंसते मुस्कुराते हाजिर खिदमत हैं. और मैं तो तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, फिर भी नाम बताए देता हूँ. अशफाक इसाक सत्ती मेरा नाम है. बहुत शुक्रिया आपका. ये जो आप लोगों पे एकदम मेहरबान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं हो पाता. मैं और लोग कभी हम आपका एहसान जो है ना वो रहती दुनिया तक, रहती दुनिया जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे. बस ये ज्यादा हो गई है. हाँ जी. आगे गा देना, रोशन रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे. ये तो आप क्या समझ रही थी यार? नहीं, मुझे लगा कि आप अपने फजाइल की रो में कितना न भेजे ना कि अपना नाम हर जगह शामिल कर लें. खैर, आज के शो के दूसरे घंटे में भी हमारे पास बड़े मजे की आपके साथ खबरें शेयर करने के लिए. देखिए जी, नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है ये हुआ, इसका इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज थी कि अगर आपने फोन से भी, लोग कहते जी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो जनाब आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाने जा रहे हैं जिन्होंने फोन पे एक फिल्म बनाई और उनको पजीराई मिली, उनको अवार्ड मिला. भाई कितनी हौसला अफजाई हुई, बाकी लोग भी अब काम करें ना ऐसे. बिलाशुबा काम करने की ज़रूरत है. और आप ये देखें कि जो कोरोना वायरस के बाद जो पेंडेमिक रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, लॉकडाउन का सिचुएशन रहा, उसके बाद से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा तमाम तर इंडस्ट्री को. ओवरऑल फूड इंडस्ट्री हो, उसके अलावा जनाब ऑफिसेज हों, वर्क एनवायरनमेंट्स हों, कहीं पर भी लोग बड़े मुश्किल में रहे. लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल में आती जा रही है. और साथ में एक और चीज़ की बात हम एक और हवाले से बात ज़रूर करेंगे, विच इज़ के ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोरोना की 4th वेव भी आ सकती है अगर हम लोगों ने SOPs पे अमल दरामद ना किए. इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज देख लेते हैं. पाकिस्तान का मस्बत चेहरा सामने लाने की कोशिश. हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 12 बरस की सबा फातिमा का ISPR के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एजाज. मोबाइल फिल्म कैटेगरी का अवार्ड अपने नाम कर लिया. आज बनेगी वो बाखबर सवेरा की मेहमान. शादी होकर रहेगी, अब सहरे भी सजेंगे. सिंध में शादी हॉल्स खुल गए. आज से डाइनिंग की इजाजत भी मिल जाएगी. लाखों दिहाड़ीदार मजदूर खुशी से निहाल. फेफड़ों का कैंसर एक खामोश कातिल. सांस लेने में दुश्वारी और वजन में कमी, डॉक्टर से रुजू करें. हर 4 में से एक शख्स फेफड़ों के आर्जे का शिकार.
اور لاہور میں ماضی کی یادیں تازہ. پرانے شہر میں کئی برس پرانا کوتوالی نظام بحال. اونچی پگڑی اور ٹخنوں تک پتلون کے لباس میں کوتوال تعینات. سیاح اور اندرون شہر کے باسیوں کو حیرانی. جی جناب, تو پاکستان میں مجھے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اور موقع دیا جائے تو وہ نوجوان جیسے لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. خاموش بیٹھ کے آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جبکہ ہم موقع دیا جائے تو ہم ملک کا اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں. بالکل جی, اور یہی کر کے دکھایا 12 سالہ صبا فاطمہ نے بھی, جن کو پاکستان کا ایک مستند چہرہ دکھانے کا ایک موقع دیا گیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اور وزارت اطلاعات و نشریات کی مشترکہ کاوش سے نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول کا کیا گیا انعقاد, جن میں تھی 3 کیٹیگری, اسٹوڈنٹ, پروفیشنل اور موبائل فون کیٹیگریز میں رکھی گئی تھی, جس میں صبا فاطمہ نے موبائل کیٹیگری میں اپنی فلم بھجوائی, جس پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ینگ فلم میکر کا ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا جناب, اور ساتھ ہی تعریفی اسناد بھی دی گئی. اچھا, صبا کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ 7ویں جماعت کی طالبہ ہیں اور اپنے فون کے ذریعے, موبائل کے ذریعے حیدرآباد کی تاریخ اور قدیم مقامات کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ماشاءاللہ فیشن سینس بھی اچھا ہے بچی کا, ڈریسنگ دیکھیں آپ, اس کے ساتھ فلم میکر ہیں بھائی, فلم میکر ہیں بھائی, اور موبائل فون کے ذریعے جناب موبائل کیٹیگری میں انہوں نے اپنی, اور ینگسٹ فلم میکر کا انہیں ایوارڈ بھی دیا گیا. بالکل جی بالکل. تو اسی والے سے بات کریں گے. فاطمہ صبا ہمارے ساتھ, صبا فاطمہ موجود بھی ہیں. السلام علیکم, بہت بہت مبارک ہو صبا, سب سے پہلے آپ کو کہ آپ نے ایوارڈ جیتا. سب سے پہلے بتائیے گا کیا عمر ہے آپ کی, کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ میری عمر 12 سال ہے اور میں نے ابھی ریسنٹلی 6 کلاس کمپلیٹ کی ہے اور اب میں 7 میں ہوں. اچھا, یہ جو فلم ہے جس پر آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے, اس کا موضوع کیا تھا اور آپ کی سپورٹ کس کس نے کی اس پہ؟ میری فلم کا ٹاپک تھا ہسٹری آف حیدرآباد. اچھا, اور میں نے یہ اس لیے بنائی تھی کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا, اور اس ڈاکیومنٹری میں نے حیدرآباد کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور اس میں میرے پیرنٹس اور میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ. اچھا صبا, یہ بتاؤ, کیونکہ آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ حیدرآباد کی تاریخی مقامات کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کام کرنا چاہیے پاکستان کے تاریخی مقامات پر کہ باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلے, غیر ملکی سیاح بھی یہاں پر آ کے سیر کو آئیں؟ میں سب کو یہی میسج دوں گی کہ آئیں, دیکھیں پاکستان کو, حیدرآباد کو, کیونکہ یہاں پہ کافی اچھی جگہیں ہیں, کافی تاریخی مقامات ہیں, ان کو دیکھ کے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور میں اور بھی ایسی ڈاکیومنٹریز بنانا چاہتی ہوں. اچھا آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایوارڈ تو مل گیا اور ہم بتا بھی چکے ہیں اس حوالے سے, تو آپ فیل کیسا کر رہی ہیں, مطلب اتنی کم عمری میں آپ کو جو ایوارڈ ملا اس پہ؟ مجھے ینگسٹ فلم میکر ایوارڈ ملا ہے اور یہ مجھے وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے, اور میں آئی ایم ویری ہیپی, اور مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان میرے رول ماڈل ہیں اور یہ میرا خواب تھا کہ میں ان سے ملوں. اچھا صبا, ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں, لیکن فیوچر میں کیا پلان کیے کہ آپ آگے جا کے میڈیا یا فلم اسٹڈیز کے حوالے سے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گی تاکہ آپ اپنی یہ جو جنون ہے اس کو آگے کیری فارورڈ کر سکیں؟ تعلیم میں, اور کیونکہ فلم میکنگ میرا پیشن ہے اور میں آگے بڑے ہو کر CSS کرنا چاہتی ہوں اور پھر پالیٹیشین بن. اوکے, تو کس طرح کی سیاستدان بننا چاہیں گی آپ؟ میں جب پالیٹیشین بنوں گی تو انشاءاللہ میں یہاں کا ماحول صحیح کروں گی اور مطلب لوگوں کی مدد کروں گی, کیونکہ آج کل تو صرف یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور لوگ پیسہ باہر جا رہا ہے. لیکن آئی ول فکس اٹ لائک عمران خان. صحیح. اچھا جی, جو آپ کی ایج کے بچے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں سب کو اور سارے بچوں کو یہی میسج دوں گی کہ جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہے اور جن سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, تو اس کے بجائے آپ اس طرف آئیں اور جو آپ کی ہابی یا پھر آپ کا پیشن ہے اس کو آگے جا کے پروموٹ کریں, تو
मेरा यही मैसेज है। चलें जी, बहुत सबब और ज़ाहिर है कि आप दूसरे बच्चों के लिए भी एक मिसाल हैं कि आप इस कदर आप एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर यंगेस्ट फिल्म मेकर का आपको अवार्ड मिला। और इसके साथ साथ आप देखें कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इन्होंने फिल्म बनाई है और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आजकल क्या क्या नहीं होता। बच्चे क्रिएटिव हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी मुख्तलिफ ऐप्स पे जाके रुक जाती है। वो जनाब टिकटॉकर्स बन जाते हैं, ट्रेनों के सामने कूदना, उछलना कूदना, रिस्क लेना, ख़तरे में अपनी और दूसरों की जान डालना और स्लो मोशन में चल चल के दिखाना। इसमें ऐसे बच्चे भी हमारे पास है ना, देखें जो हैदराबाद में भी जाके मेहनत करते हैं और देखते हैं कि जी यहाँ पे तारीखी मकामात कौन कौन से फिल्म बनाते हैं, फिल्म भी बनाते हैं फ़ोन से, इसके बाद अवार्ड भी जीत लेते हो। कितनी अच्छी बात है जनाब। इसका मतलब है जहाँ आप अच्छा काम करेंगे वहाँ पर आपको पजीराई जरूर मिलेगी। अब आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं लाहौर। तो शहर लाहौर में जो कि एक बड़ा तारीखी शहर है, यहाँ पर बहुत पुराना कोतवाली सिस्टम होता था जिसको फाइनली अब कोशिश करके दोबारा भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने दिल्ली गेट में माजी की यादें ताज़ा करने के लिए जो ऊंची पगड़ी और टखनों तक पतलून का लिबास पहनने कोतवाल तैनात कर दिए हैं। और ख्वाजा नसीर साहब इस पे रिपोर्ट करेंगे, जरा देखिए। चलें जी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी लेकिन गिट्टों और टखनों में लगता है कोई फ़र्क नहीं रह गया मदिया। बात तो खैर आपकी सही है। चले जी आगे बढ़ते हैं और आगे हम जरा बात करने हैं हमने कोरोना के। ऐसा ना हो कि अभी तो हमने कोरोना पे वबा पे काबू पाया है लेकिन कोशिश है बल्कि काबू पाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा है कि जी अब क्योंकि रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया है पॉजिटिविटी का, जो कि अभी हमने देखा है कि वो 2 हम 2 पर भी आ गए, तो हमें लगता है कि अब हम मास्क ना भी पहने, हम सब लोगों ने वैक्सीन लगा ली तो अब हम सेफ हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने स्पेशली वार्न किया है कि अगर सूरत हाल ऐसी रही, आपने और हमने SOPs पे अमल दरामद ना किया तो 4th लेयर जुलाई में आ सकती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन के हवाले से ज़ाहिर है कि लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस सामने आया है, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा नहीं है। फिर ज़ाहिर है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब दूसरे वैक्सीन लगवा लें तो उनको देखा जाए कि क्या है, किस तरीके से उनके ऊपर किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं। और इशफाक साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि नए डिफरेंट वेरिएंट्स भी जो हैं वो दोबारा से आ रहे हैं। इंडियन, ब्राज़ीलियन, साउथ अफ्रीकन, बिल्कुल जी। उसके बाद वहाँ का लंदन का एक वेरिएंट भी था, बरतानवी। तो जनाब बहुत से वेरिएंट हैं और वायरस म्यूटेट कर रहा है। वायरस का काम ही यही है कि म्यूटेट करना, और अब जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनकी जो इन्फेक्शियस होना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो जनाब एहतियात बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन अगर करवाएंगे तो फिर उससे आप बच भी सकेंगे। ऑल्सो जो डेल्टा वायरस के वाले से भी बात की जा रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है कि भाई अब आगे क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, हमने वैक्सीन तो लगवा लिए लेकिन फिर भी हमें इस हवाले से एहतियात ज़रूर करनी है। और इसी वाले से बात करने के लिए साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं MS सर्विसेज अस्पताल और सिविल सर्जन कराची डॉक्टर फ़रत, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक जो तासुर हम लोगों के अंदर बैठ गया है कि क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, वी आर फुली वैक्सीन, और जो साथ में पॉजिटिविटी की शरह है वो भी कम होती चली जा रही है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं क्योंकि अब तो बस हम सेफ़ हैं। क्या हम सेफ़ हैं? हम इसमें जी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और ये बिल्कुल ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को, इसकी सीवियरिटी को कम करती है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ देखो पूरी दुनिया में जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको कोरोना दोबारा भी हुआ है। पाकिस्तान में भी कई हज़ारों लोगों को दोबारा कोरोना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन को बिल्कुल ही होने नहीं देगी, बल्कि उसकी सीवियरिटी को कंट्रोल करेगी, मरने से बचा लेगी, ARDS से बचा लेगी। अब इसके एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखो 40 मिलियन से ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। लेकिन वैक्सीन इस वक्त दुनिया में 113-114 के करीब आ चुकी हैं। लेकिन वैक्सीन लगाने का अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग हुई है ये कि अभी तक कोई भी केस आफ्टर वैक्सीनेशन, उनको कोरोना तो हुआ है लेकिन कोई भी केस वेंटिलेटर तक अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है कि वो वेंटिलेटर तक भी नौबत हुई। कहाँ पे पहले कोरोना होता था 40 मिलियन के करीब, मतलब इतनी डेथ हो चुकी हैं 4 मिलियन के करीब। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है। और लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि SOPs पे अमल करें और वैक्सीन वो तो बेसिक है। लेकिन आपके मुशाहिदे में क्या चीज़ सामने है? और जाहिर है कि वैक्सीन के हवाले से हम बात करते हैं तो ये जाहिर है कि जैसे साइनोवैक है, साइनोफॉर्म हो गई, और इस तरह की जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं वो हैं बेसिकली इनएक्टिवेटेड वायरस होता है जो आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है। तो उसका ट्रिगर रिस्पांस वही होता है कि जो कैसे वायरस की सूरत में हो। तो क्या इनकी कोई लाइफ होती है कि जब आप हमने दोनों डोज लगा लिए हैं तो ये 1 साल तक ये मुफीद रहेगी, 2 साल तक मुफीद रहेगी? इस हवाले से कोई स्टडी सामने आई? अब ये देखें ना, कोविड-19 नई एक कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज़ आई है
تو اس پہ ابھی ریسرچ جاری ہے. ابھی کوئی بھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ 6 مہینے بعد لگے گی. اس پہ اسٹڈی اور ریسرچ جاری ہے, لیکن موسٹ پروبیبلی اگر کوئی ضرورت پڑی تو سیکنڈ آفٹر 1 ایئر کے قریب جو ہم میڈیکل ریسرچ پیپر. آپ کا اسسمنٹ یہ ہے کہ ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, بلوچستان میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ پھر 9 تک جا کے پہنچ گئی ہے. سو یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا, اس کے باوجود ہم بلوچستان میں جو کیسز ہیں وہ پھر بڑھنے لگ گئے. ہم غلطی کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں, لوگ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, غلطی کی بات میں یہ بتاؤں, دیکھو یہ پہلے وائرس اس طرح انڈیا میں آیا تھا, انڈیا کے بعد پھر KPK میں, پھر پنجاب میں, پھر سندھ میں اس نے افیکٹ کیا. اس طرح یہ اس کا دیکھو نا, پہلے ایک کیس آیا سپوز, اس کا ایک سائیکل بنتا ہے, سائیکل سے پھر پاکٹ بنتے ہیں, پھر پورے شہر میں پھر یہ لوگ اٹھ کے آتے ہیں. اسی طرح کی چیز بلوچستان میں ہو رہی ہے. بلوچستان میں دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک ہم اسٹرکٹلی SOPs پہ عمل نہ کریں گے تو یہ چیز رپیٹ ہوتی رہے گی, کیونکہ ہوسٹ بھی موجود ہے اور جو ہمارا میرا مطلب ہے. اور ایون نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا میں ایون یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے 77,000 لوگوں کا کلسٹر بنا تھا جب یہ کرونا وائرس نیا شروع ہوا تھا. اب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ بھی کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہوں گے, لوگوں کی جانب سے کیا خدشات سامنے آئے ہیں ویکسینیشنز کو لے کے؟ کوئی اپنے کنسرنز شو کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ ہمیں تو سب سے بڑی مشکلات جو پیش آتی ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈیولپ نیشن میں یا آل اوور دا ورلڈ آپ کو ایسی چیزیں بہت ملیں گی, خصوصاً جو سوشل میڈیا پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں. اور ایک کسی نے میرے مطلب کسی جرنلسٹ کا ایسے اخبار میں آ گیا تھا کہ 2 سال بعد ڈیتھ ہو جائے گی, یا وہ نوبیل پیس پرائز, انہوں نے بعد میں وضاحت کی کہ بھئی میں نہیں ہوں. ایسا میرا مطلب ہے کہ دنیا میں اتنے سارے اگر ریسرچر ہیں تو اور تو کسی نے نہیں دیے. تو یہ صرف اور صرف ایک نیشنل پروگرام کو یا اس پروگرام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ واقعی پہلا کوشچن ہی یہی ہے. اور ایسی چیزیں یکدم ایسے پھیلتی ہیں کہ میرا مطلب ہے آگ کی طرح. اور جو اچھی بات ہوتی ہے جو لگ رہی ویکسین, اس کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, ان کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو, ڈاکٹرز کو بھی ہمارے شامل. لیکن حکومت نے اچھا اقدام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکاری ملازم جو ہے اگر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے آپ کو جولائی کی تنخواہ نہیں ملے گی, جو کہ ایک اچھا اقدام تھا. پھر لوگوں نے دیکھا ویکسین لگوائی بھی, اور پھر لوگوں کے بہت زیادہ شکوک و شبہات بھی تھے, وہ دور بھی ہو گئے ویکسین لگنے کے بعد. یہ بتائے گا سر کہ جو اب اسپیسیفکلی جو بات کی جا رہی ہے کہ جو پہلے جو دورانیہ ہوتا تھا ایک ڈوز سے دوسری ڈوز کے درمیان وہ کہیں 3 ہفتے کہیں 4 ہفتے تھا, تو جو 6 ہفتے بڑھا دیا گیا, تو کیا اس سے افادیت میں کہیں نہ کہیں فرق آئے گا؟ نہیں, اس میں بھی نہیں ہے. دیکھو یہ پوری دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اگر میرے مطلب فائزر بھی لگ رہی ہے یا اپنا ایسٹرازینیکا بھی لگ رہی ہے تو اس کا ڈیوریشن پہلے 3 مہینے بھی ہے. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے بھی 4 مہینے اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں, باری نہیں ہے یہ جو بھی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا مطلب یہ ایک بڑا اس میں ہائر اتھارٹیز آپ بیٹھتے ہیں, ان کی کمپنیز کے بڑے بڑے یہ ان کی پالیسی کو جو ان کی انسٹرکشن ہوتی ہے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے بالکل بھی. ٹائم بڑھنے سے اس کی ایفیکیسی وہ نہیں ہوتی, ورنہ یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اگر ان کے یہاں کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو ہم برانڈ ہی اٹھا لیتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اگر کوئی ایسی ویسی چیز. اچھا, آپ کے اسیسمنٹ کے مطابق اب تک جو آپ نے دیکھا سب سے بہتر ویکسین آپ کو اب تک کون سی لگی ہے؟ ہمارے یہاں دیکھو سب سے پہلے آئی سینوفارم ہے, اس لیے ڈیمانڈ بھی زیادہ تر سینوفارم کی ہے. ہمارے یہاں تو دیکھو نا ٹرینڈ چل جاتا ہے نا, میں نے لگوائی ہے, ہمارے گھر والوں نے لگائی ہے, ہماری فیملی نے یہ لگائی ہے, تو اس لیے پلیز ہمیں یہ لگا دیجیے گا. اور آپ نے کون سی لگوائی؟ میں نے ظاہری بات ہے پہلے ڈے پہ سینوفارم ہی آئی تھی, ہم نے فرسٹ ڈے پہ لگائی. دیکھو میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, اگر اس میں ویکسین میں کوئی ہر ایک بندہ, آپ کا اپنا شعبہ ہے, ہمارا اپنا شعبہ ہے, ہم لوگ میرے مطلب ڈاکٹر ہیں, فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں. ویکسین آل اوور دا ورلڈ جب آئی ہے تو یہ لگی ہی ہم ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کو لگی ہے, ان کی فیملیز کو. اس کے بعد باقی اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا بھی نقصان کا شبہ ہوتا, ہم لوگ اس سے رابطے میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایچ اسٹڈی میں بھی شامل ہوتے ہیں, بنانے میں بھی شامل ہوتے ہیں, ہم ہی کیوں لگواتے. تو سب سے پہلے بات ہے کہ اگر لگی سب سے ہم کو پہلے, یہ بڑا اچھا آرگیومنٹ ہے. تو میرے ڈاکٹر تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں لگوانے کی. تمام آل اوور دا ورلڈ ڈاکٹرز نے, پیرامیڈکس, نرسز نے, ہیلتھ کیئر ورکر جتنے بھی تھے سب سے پہلے انہوں نے لگوائی. تو اگر ایسی کوئی بھی اس میں چیز ہوتی تو وہ کیوں لگواتے؟ کوئی بھی ایک ایسا نہیں رہا جس نے لگنا. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ڈیلٹا وائرس میں اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ نے بڑا خیال رکھا ہوا تھا, وہاں پہ ڈیلٹا وائرس آ گیا, وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. تو خدا نہ خاصا ہمیں ڈر تو نہیں کہ یہ یہاں پہ بھی پہنچ جائے گا؟ دیکھو یہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, اس کا یہ نہیں ہے میرا, تو یہ تو دیکھو نا ایک ہیومن کی ٹریفکنگ ہے کہ یہ اگر کووڈ 19
विद इन 3 मंथ में पूरी दुनिया में हुआ तो पैंडेमिक हुआ, हालांकि इतना सीवियर नहीं है। जो इसका पहली किस्म आई थी 2003 या 2004 में, वो उसमें मोर्टेलिटी रेट था 10% का। अच्छा। इसमें ओनली 2%, 1 to 2% है। लेकिन ये पूरी दुनिया में विद इन 3rd मंथ फैला है, तो पैंडेमिक हो गया, इसलिए हर कोई इफेक्ट हुआ है। इसलिए इसकी मोर्टेलिटी रेट का जो रेशो है वो मेरा मतलब जो तादाद आई है वो ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा मतलब ये ज़्यादा नहीं है। ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, वो उसमें 40% डेथ थी, बाद में 60% डेथ होती है, लेकिन इसमें तो ओनली 2% है। लेकिन अब ये है कि ARDS के चांसेस कम हो गए हैं वैक्सीन की वजह से। नहीं, हाँ जारी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैक्सीन की वजह से हो गया। सेकंड ये है कि देखो ना, इसकी किस्में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अभी तक इसकी 6-7 किस्में हमारे पास आ चुकी हैं इसी इन्फेक्शन की। ठीक है, तो इसमें सर सिर्फ थोड़ा सा SOPs पे अमल कर लें, वो भी देखो कितना आसान है। बिल्कुल जी, कोई इसमें जो हमारे बस में, अगर मैं मतलब गैदरिंग में न जाए, अगर गैदरिंग में आपको जाना भी है तो मास्क पहन लें, जब साबुन से हाथ धो लें, सोशल डिस्टेंस रखें। मतलब 2-3 साल अगर SOPs पे अमल दरामद कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, आपके हमारी जान के लिए बेहतर है। देखिए ना, चाइना से ये शुरू हुआ है, चाइना में क्यों तादाद कम है? उन्होंने स्ट्रिक्टली, और साथ न्यूजीलैंड को ले लें, थाईलैंड को ले लें, वो अपना वियतनाम को ले लें, वहाँ पे क्यों कम है? बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फरज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपके काम दिन खबर से आगे लें कि स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास अब 1 जुलाई को तलब कर लिया है। इजलास से पहले 3 बजे पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 2 में होगा। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर। जी, ये कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास है, जिसमें कमेटी से बाहर के जो अरकान है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उनको भी मदऊ किया गया है, और आर्मी चीफ और DGISI का भी इम्कान है शिरकत का, वो भी इस इजलास में शरीक हो गए। इस इजलास में पार्लिमानी सलामती कमेटी तफसीली तौर पर मुल्क की दाखिली सलामती, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी, और ब्रीफ भी किया जाएगा दाखिली सलामती की सूरत हाल के हवाले से, और जो दरपेश चैलेंज है उस बारे में। अफगानिस्तान के अमूर तफसीली तौर पर जेर गौर आएंगे, कश्मीर की सूरत हाल और बिलखसूस जो भारतीय अज़ाइम है उसका भी तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा। अमेरिका की जानिब से जो डिमांड पाकिस्तान के हवाले से बढ़ती जा रही हैं उसका भी तफसीली तौर पर गौर किया जाएगा, और पाकिस्तान की जो हिकमत अमली होगी कौमी सलामती से मुतल्लिक, उसके अहम फैसले जो है उस इजलास में मुतवक्के हैं। इसमें दाखिला और दिफा समेत खारजा के जो हुकाम है वो भी शरीक होंगे, और कौमी सलामती कमेटी तफसीली तौर पर इन तमाम अमूर का सिक्योरिटी को दरपेश जो चैलेंज है उनका जायजा लेकर अहम फैसले करेगी। सही, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी जनाब, तो बता रहे थे अजहर फारूक के स्पीकर साहब की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को बुला लिया गया है, और ये इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में सपहर 3 बजे होगा, यानी कि 1 जुलाई को कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। और इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की शिरकत का भी इम्कान है। इसके साथ साथ कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर होगा। और अब लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे कि कोविड-19 जब आया तो उसने तकरीबन तमाम ही मकादब फ़िक्र और तमाम ही तबकात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया। जहां लोगों की जानें गईं वहां खौफ फैला, और खौफ के पेश नज़र लॉकडाउन लगाया गया कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे तो शायद कोरोना वायरस को फैलाव को रोका जा सके, तब तक जब तक इसके हवाले से कोई क्योर या वैक्सीन नहीं आ जाती। लेकिन जो सनतें मुतासर हुई उनमें कराची के शादी हॉल्स भी शामिल थे। बिल्कुल जी, कराची के शादी हॉल्स इनमें शामिल थे, और इनसे वाबस्ता हज़ारों अफराद का जो रोज़गार था वो जो है मुतासर हुए इससे। और अब हॉल्स में तकरीबात की इजाज़त मिलते ही इस शोबे से वाबस्ता लोगों के चेहरे पे हम देख रहे हैं कि खुशी भी आ गई है। और सदर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक डाइनिंग की इजाज़त भी क्योंकि आज से मिल जाएगी, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नया अपने रेस्टोरेंट्स खोले भी थे उनको बंद करने पड़ गए, लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। हमने शादी हॉल्स के हवाले से भी ऐसे देखा, क्योंकि इंडोर शादियां जो थी वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। आउटडोर वेडिंग अगर आप ठीक है, अगर आपकी छत ना हो, बिल्कुल वो भी 150 से 300 के। और आप देखिए ना, सिर्फ ये नहीं है कि जैसे शादी हॉल्स के जो मालिकान हैं उनका रोजगार मुतासर है, यहाँ पे जो वेटर्स होते हैं, यहाँ पर जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे जो शेफ होते हैं, यहाँ पे जो केटरिंग सर्विसेज वाले होते हैं, यहाँ के वो लोग जो कि आके प्रॉपर सारा डेकोरेट करते हैं, इतने लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता था। लेकिन अब अच्छी खबर है जनाब कि ये पाबंदी हट गई है उनका भी। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन राना रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब।
رانا صاحب کھل گئے شادی ہال تو اب چہرے پہ خوشی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ دیکھیے شادی ہال کھلے ضرور ہیں لیکن ایک پروویژن کے تحت کھلے ہیں اور انڈر SOP کھلے ہیں. وہ کیا؟ تو ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک آزمائشی وقت ہوتا ہے یہ بھی. جیسے لاسٹ ٹائم ابھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 10 سے 12 دن پہلے ہمارا ایک ویٹر جو ہے اس کو شہید کر دیا SOP فالو کرانے کے اوپر. وہ کیسے؟ اور انتظامیہ سے بھی ہم نے رابطہ کیا, کوئی معقول جواب اب تک نہیں ملا. FIR تک کٹی ہے لیکن کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی ہیں. دیکھیں پروگرام اپنے ٹائم پہ وائنڈ اپ کیا ہے, فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور فیملی کو جب ویٹر نے کہا ہے کہ ٹائم اوور ہو چکا ہے, آج 3 شادی ہال سیل ہوئے ہیں وائلیشن کے اوپر, میں کراکری اور ساری چیزیں نہیں دے سکتا. اچھا. تو ان کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی, کھانا ختم ہو گیا, باہر سے کھانا لے کے آئے اور اس کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, اس کے بعد وہ دم توڑ گیا. تو بڑے مطلب آپ لوگوں کی کوئی چیز بھی نہیں چلی, آپ لوگ جا کے مقدمہ نہیں لے کے گئے 302؟ بالکل FIR لانچ کرائی ہے اس کے اندر, لیکن ہم رابطہ کر رہے ہیں لیکن وہ بیل پہ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے بولا کہ انڈر SOPs, ابھی آپ کے سے پہلے بھی یہاں پہ ڈاکٹر فرد بھی موجود تھے اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ SOPs پہ ابھی بھی عمل درآمد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ تو کوشچن ہی نہیں بنتا, وہ آپ نے بھی SOPs پہ عمل درآمد کرنا ہے, وہ ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا نقصان کتنا اٹھانا پڑا آپ کو ان پچھلے 18 مہینوں میں؟ دیکھیے بہت بڑا نقصان ہے. یہ پچھلے سال جو پینڈیمک آیا ہے, جب سے اب تک ہماری واحد صنعت ہے جس کو سب سے طویل عرصے کے لیے بند کیا ہے. ہم نے اس کا تخمینہ سنیما کے بعد دیکھیں ہم نے اس کا تخمینہ ایسا لگایا کہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں 400-500 آدمی آتے ہیں, تو اس پروگرام میں میرج ہال بھی بک ہوتا ہے, ڈنر بھی ہوتا ہے اور اس میں ساری وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں, ہر چیز ہوتی ہے اس میں. ایون کہ گفٹس ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ اینولپس دیتے ہیں جن کی تقریب میں جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم ملائیں آن این ایوریج ایک پروگرام کے اوپر ایک آدمی 5,000 روپیز کو ہم ملٹیپلائی کریں تو 20 lakhs کا خرچہ آتا ہے, جس میں اس کا فرنیچر ہوتا ہے, الیکٹرانکس ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. وہ الائڈ انڈسٹری ہماری بن جاتی ہے, ایک دوسرے سے آگے جڑ جاتی ہے, ایک نئی فیملی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, کنسٹرکشن بھی آگے جڑتی ہے. 100 سے زائد صنعتیں ہیں, وہ تمام جا کے اس میں ایک جو ڈومیسٹک اکانومی ہے وہ رن ہو رہی ہوتی ہے. 20 لاکھ روپے کے قریب ایک خرچہ آتا ہے ایک شادی کی تقریب میں. اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز کیلکولیٹ ہوتی ہے. کہ ہم نے ایک اس کا حساب بنایا تھا, تو اس سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو شاید آپ کا کیلکولیٹر بھی اس میں جو ہے ساتھ چھوڑ دے, بہت بڑا فگر بنتا ہے. ہر چیز خرید و فروخت ہوتی ہے. ابھی آپ جائیں شادی ہال بند تھے, آپ طارق روڈ جائیں, جتنی بھی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں, ہماری وہاں جا کے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں کے صدور سے, سبوں نے کہا ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, شادی ہال کھولیں گے تو چلیں گے. کراچی چیمبر آف کامرس نے انڈورس کیا لاسٹ. اچھا چلیں اب ذرا یہ بتائیے کہ اب جو یہ کھل رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں پروویژن کے تحت کھل رہے ہیں, اس کے اندر لوگوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ جو لوگ بکنگ کے لیے آتے ہیں, آر دے ولنگ ٹو فالو دی SOPs پراپرلی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب ہم بکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ ساری چیزیں انڈورس کروا دیتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں, وربلی بھی رائٹنگ میں بھی انڈرٹیکن لیتے ہیں کہ آپ نے SOPs فالو کرنی. ہوتا کیا ہے, کچھ ہے پلیز بتا دیجیے ذرا. SOPs جو ہے اس میں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے, وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے, ہم ارینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ماسک پہن کے آنا ہے, سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, آپ نے اٹھ کے اسٹیج پہ نہیں جانا ہے, آپ نے گیدر نہیں ہونا ہے ایک جگہ پہ, کھانا ہم ٹیبل پہ سرو کر دیتے ہیں, آپ نے وہاں پہ کھانا کھانا ہے. لیکن یہ ساری SOPs ہے. اب لوگوں کی طرف سے وائلیشن ہوتی ہے, 10 بجے کا ٹائم ہے, لوگ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب پوری فیملیز اکٹھی لیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم انڈرٹیک کرتے ہیں. اس کے اوپر اسٹرکٹنس ہوتی ہے نا کہ چلیں آپ نے تو بتا دیا, اس کے بعد وہ پولیس والے بھی آ کے موجود رہتے ہیں کہ جی بند کریں. انتظامیہ آتی ہے, بالکل ضلع انتظامیہ بھی جو ہے وزٹس پہ رہتی ہے, اور پولیس کی طرف سے بھی بالکل وزٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ 10 بجے اپنی تقریب کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے اس وقت جو شادی ہال کھولے ہیں وہ کس پروویژن کے تحت کھولے, آپ کا یہ سوال تھا. دیکھیں NCOC کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ آؤٹ ڈور پہ پروگرامس ہو سکتے ہیں اور 150 گیسٹ کے پروگرامس ہو سکتے ہیں. کراچی میں اسپیس نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں, اور جو گراؤنڈس ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ وہ تقریبات نہیں ہو سکتی ہیں, یا پھر اس کے اوپر انکروچمنٹ جو آج کل چل رہے ہیں ایشوز. تو کراچی میں جہاں موٹر سائیکل یا بائک یا گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پروگرامس کیسے ہوں گے؟ اور اگر پروگرامس کریں گے, کراچی کے جو گھر ہیں وہ میجر کوانٹٹی میں اور چھوٹے سائزز کے اوپر, اب ان میں جو پروگرامس ہو رہے تھے وہاں سے کورونا اسپریڈ کر رہا تھا. ہم نے یہ ساری چیزیں NCOC کو بتائی ہیں, فیڈرل میں بتائی ہیں, سندھ لیکن بہت سارے بڑے بڑے شادی ہال سے بھی دیکھے جن کو کہا تھا کہ آپ نے وہ چھتیں بھی جو ہیں وہ ریموو کر دیں, تو وہاں پہ کر سکتے ہیں. جب ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں, اسپریڈ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں, اور اسپیس کراچی میں ہے نہیں, اور آپ ہمیں کیا روڈ کے اوپر ٹینٹ لگانے کی, یہ سارے ارینجمنٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, تو وہاں سے بالکل منع کر دیا گیا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. کراچی شہر افورڈ ہی نہیں کر سکتا ٹینٹس وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے پروویژن دیا جو ہمارے بینکیوٹس ہال ہیں
वो स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसकी चादरें हटाना थोड़ा इजी है, तो हम लेकिन ये उसको हालात भी बड़े गैर मामूली 30% रिमूव करके वो प्रोविजन दिया गया कि आप वेंटिलेशन करके 30% उसको ओपन करें और अपनी तकरीबात करें। चलें जी, अब अल्लाह करे आज से, क्योंकि जो शादी हॉल्स हैं उनमें भी शादियों की इजाज़त है, तो उनकी जानिब से भी SOPs पे अमल दरामद करें। और खुदा के लिए आप लोग भी जब शादियों पे जाएं कोशिश करें कि SOPs पे अमल दरामद करें। ज़रा गले लगने से, वो जैसे फिरदौस साहबा ने कहा था ना कि पपियों और जफियों से गुरेज करें, आपने भी एग्जैक्टली टाइम से जाएं, टाइम से खाना खाएं, अपनी निशिस्तों पर बैठ के खाना खाएं और दूसरे की प्लेटों पर नजर ना रखें। और मेरे ख्याल से ना हर शादी हॉल में फिरदौस साहब की तस्वीर भी लगनी चाहिए। साथ में लिखो कि समझ तो आप गए होंगे बॉक्सिंग ग्लव्स में। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि नस्ला टावर के बिल्डर और मकीनों ने नस्ला टावर गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अलग अलग दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर कर दी हैं। फारूक शमी हमें मजीद तफसीलात देंगे। फारूक शमी बताइएगा, ये जो नजरसानी दरखास्तें हैं इनमें क्या मौक़िफ़ दिया गया है? देखिए, 2 दरखास्तें दायर की गई हैं। नजरसानी की 2 दरखास्तों में एक बिल्डर की जानिब से दायर की गई है, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो इजाफी ज़मीन ली गई थी वो भी कानूनी है, इस पर दोबारा से नजरसानी की जाए और दोबारा से दस्तावेज़ात का मुआयना किया जाए। अदालत से ये सदा की गई है। जो दूसरी दरख्वास्त है वो मकीनों की जानिब से है, जिसमें जो इंसानी पहलू है उसको भी सामने रखा गया है और उसमें दरख्वास्त में ये सदा की गई है कि यहाँ पे मकीन रहाइश पजीर हैं और वो यहाँ अरसे से रहाइश पजीर हैं और उनकी तमाम जमा पूंजी यहाँ लगी हुई है, लिहाजा अदालत नजरसानी करें और कोई ऐसी राह निकालें कि नस्ला टावर के को ना गिराया जा सके। ये दोनों दरख्वास्तें बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर की गई हैं और अब से कुछ जो दिनों बाद इस पर समाअत होगी, जब नेक्स्ट सेशन यहाँ कराची में लगेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया फारूक समी आपको मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनाब, पाकिस्तान में बहुत से अमराज हैं। कोरोना वायरस के हवाले से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है और ज़ाहिर है उसमें भी मामला आता है फेफड़ों का कि आप एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं और फिर अपनी जान से चले जाते हैं। चलें, वो तो वैक्सीन की वजह से किसी हद तक आप अपने आप को इसकी सिवियरिटी से बचा सकते हैं। एक और मामला और एक और मर्ज जो फेफड़ों से रिलेटेड है वो है जनाब लंग कैंसर। बिल्कुल जी, और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं वो दिल के अमराज और फेफड़ों के अमराज की वजह से होती हैं। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी इसी आर्जे का शिकार भी नज़र आता है। फ़िज़ाई आलूदगी ऑफ कोर्स इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक लंग्स कैंसर की वजूहात में मनफी तर्ज ज़िंदगी, मुख्तलिफ मनफी आदात जैसे कि गली मोहल्लों में कचरा जलाना, दरख्तों का ना लगाना। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जी बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से बार बार बात की जा रही है कि भाई दरख्त लगाएं, ये आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सब्ज़ाजार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तंबाकू नोशी 1000 बार इस हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तंबाकू नोशी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। खुराक हमारी अच्छी नहीं है, हम ज़्यादा चर्बी वाले खाने खाते हैं, हम ज़्यादा मिर्च मसालों वाले खाने खाते हैं, वो तमाम तो चीज़ें करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। और उसके बाद क्या होता है जनाब कि हम दिल और फेफड़ा, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने जी खानों का फेफड़े से क्या ताल्लुक है, तो बिल्कुल जनाब हर चीज़ का ताल्लुक है और जाहिर है कि जो अलामात होती हैं वो हम आपको बयान कर चुके हैं और इसी पर मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल असद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और उनसे हम बात करते हैं। सलाम सर, एक बार फिर से आपके खैर मकदम करते हैं। ज़रा फरमाइएगा कि आजकल ज़्यादातर अमराज, वैसे मैं देख रहा था, कोरोना को भी देख लें, उसको भी देख लें, फेफड़ों से मुताल्लिक ही आते हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं लंग कैंसर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए फेफड़ों से आते हैं कि हमारे जिस्म में 2 ही ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हमारा जो बाहर की दुनिया हमारे जिस्म से मिल जाती है। एक हमारी खुराक और एक हमारी सांस। तो अगर हमारा माहौल अच्छा नहीं है, उसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उस हवा की जो हम सांस ले रहे हैं, तो यकीन हमारे फेफड़े उससे मुतासर होते हैं। कैंसर की आपने बात की, तो कैंसर एक इनफरादी सतह से शुरू होने वाली बीमारी जो हमारे रवैये से पैदा होती है, जिसमें तंबाकू नोशी है, वहाँ से लेकर फिर एक इज्तिमाई जिम्मेदारी बन जाती है कि जी माहौल सबकी जिम्मेदारी है। अगर मैं सिगरेट ना भी पीऊँ तो जो माहौल मेरे इर्द गिर्द है वो सब ने मिलकर बनाया हुआ है। मुझे खुद अवॉइड करना है सिगरेट को भी, शीशे को भी, तंबाकू नोशी की हर शक्ल को, और हमारे मुल्क में तो पान और गुटखे को भी। उससे फेफड़े का ना सही तो हलक और जबान का और मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर उससे होता है। तो है तो वो भी कैंसर उतना ही मुज़ी है जितना लंग कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, परसेप्शन यही है कि जी फेफड़े का कैंसर सिर्फ उन लोगों को होता है जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, तो क्या सिर्फ सिगरेट पीने वालों को फेफड़े का कैंसर होता है? जी देखिए, साइंटिफिकली स्पीकिंग तो एक किस्म है लंग कैंसर की, खवातीन में रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है, वो बगैर तंबाकू नोशी के भी हो सकती है। अपनी ज़बान में उसे हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात, इसमें इन्वायरमेंट सर फहरिस्त है। अब तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हम खुद जला रहे हैं। इस शहर की बात कर लें, कराची की, आप सुबह निकलें
आपको इस मेट्रोपोलिस में सुबह सुबह कचरा जलता हुआ नजर आता है। अभी भी वेस्ट डिस्पोजल का और कोई तरीका हम नहीं दरियाफ्त कर सके। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे फेफड़ों को बराह रास्त मुतासिर करती है। फिर ये जब ये ऊपर की तरफ उठती है, जैसे फिजा में जाती है, वहाँ जाकर ये दूसरे केमिकल कंपाउंड से मिलके जो इसको हम कहते हैं सरफेस लेवल ओजोन लेयर, वो क्रिएट करती है। इंतहाई टॉक्सिक और इरिटेंट है हमारे फेफड़ों के लिए, और हर तरह से हम घिर गए। आप ये देखिए कि वैसे तो हम ये देख रहे हैं। अच्छा, कुछ शहरों के हवाले से आपने असेसमेंट कभी की, जायजा लिया कि जनाब इस्लामाबाद में ये ज़्यादा है, कोयटा में ज़्यादा है, कराची में ज़्यादा है, लाहौर में? ये कुछ ये होता है कि ग्लोबल एजेंसीज अब मौजूद हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को फॉलो कर रही है बहुत ही क्लोजली। वो पूरी दुनिया में करती हैं, हर मुल्क में करती हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में करती हैं, शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में भी करती हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे कोई भी जाकर वो IQ एयर के नाम से वेबसाइट मौजूद है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। उसके अंदर लेवल भी क्या है वो भी लेवल भी हमें पता है। तो हमारी कराची की अगर आप बात करेंगे तो इट वेरीज फ्रॉम 60 to 180। जी जी, इवन 250 अभी 250 वो हो चुका है रिकॉर्ड। इसमें ये है कि जी 50 से कम आप समझते हैं कि जी हेल्दी है, 50 से 100 तक अब आप अलार्म होना शुरू हो जाए, 100 के ऊपर गया है तो अनहेल्दी हो चुका है। हम तो 300 तक पहुंच गए थे पिछले दिनों लाहौर में, तो ये सिचुएशन थी। उसको कहते हैं कि अब आपकी जान को बराह रास्त खतरा। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें जो चीज मेजर की जाती है उसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, कि कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो हवा में मौजूद हैं, इसका भी एक इंडेक्स मौजूद है। आम तौर पे जैसे जैसे ये बढ़ता है, अगर इसमें 10 का इजाफा हुआ, ये 10 से 20 होगा तो 13% चांसेस हो गए कि अब आपकी जान को खतरा ज्यादा लाहक हो चुका है। हर 10 पर ये इतना बढ़ना शुरू होता है। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा मौसम तब्दील होगा, आप देखते हैं फॉग आती है जिसे स्मॉग, उसमें ये शामिल होता है, टॉक्सिक, उसको स्मॉग बना देती है। अब ये जैसे जैसे विंटर आएगा, हमारा ये जो इंडेक्स। अभी जो खवातीन की आपने जो बात की थी, अगर हम गांव देहात के वाले से बात करें, वहाँ पे जो खवातीन है वो अभी भी लकड़ियाँ जमा करके उस पर खाने पकाती, फिर बेचारी सारा दिन उसमें फूके मारती रहती हैं। तो वहाँ से कितनी शिकायत आती है कि इस धुएं की वजह से, और किचन में भी जो टाइम गुजारते हैं। बिल्कुल मैडम, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब हम उनको स्टील सिखाते हैं कि जी फेफड़ों की आपने कैसे मर्ज को मालूम करना है, तो मर्दों में खास तौर पे स्मोकिंग, खवातीन में भी स्मोकिंग, और खवातीन में खास तौर पे कि घर में खाना कैसे बनाते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ सॉलिड फ्यूल कंजम्पशन मौजूद है। ये भी बराह रास्त हमारे फेफड़ों को भी मुतासिर करता है, कैंसर का बाइस भी है और दिल की बीमारियों का भी। ये जितनी भी हमने पोल्यूशन की बात की है, ये बराह रास्त हमारे दिल की बीमारियों का भी बाइस बन रहा है। मेटा एनालिसिस मौजूद हैं, छोटे से एक्सपोजर से भी, क्योंकि हमारी शरियानों को मुतासिर करता है, तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक्स भी इससे। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि इब्तदाई अलामात की जैसे हमने बात की, तो कई लोग होते हैं कि जनाब खांसी हो रही है तो मुसलसल खांसी के डिफरेंट शरबत ट्राई करते रहेंगे, दूसरे तरीके यूज़ करते रहेंगे। अलार्मिंग कब होती है सिचुएशन आपकी नज़र में कि जनाब उसके बाद फ़ौरन डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आजकल तो खांसी शॉर्ट टर्म भी है, तो कोरोना ने हमें अलार्म किया हुआ है, वो कोरोना की अलामत हो सकती है। बिसाइड्स दैट कोई भी खांसी जो अब 4 हफ्ते से ज़्यादा किसी को हो रही है, 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा हो रही है, ये सेफ जोन है। पहले इससे ज़्यादा का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसमें आप डॉक्टर से मुआयना कराइए अपना। अगर ये आपको बुखार के साथ हो रही है और उसमें बलगम ज़्यादा आ रहा है, आप डॉक्टर से मुआयना कराइए अपना। आपने खांसी में खून के ज़र्रात देख लिए या खून आता हुआ देख लिया, डॉक्टर से मुआयना करवाइए। वज़न कम हो रहा है आपका, लाजमी आपने अपना चेकअप कराना है। अगर आप स्मोकर हैं और आपको खांसी 1 हफ्ते के लिए भी आई रही है और खून के साथ आ गई है, आपने डिले नहीं करना, आपने डॉक्टर से मुआयना। और उसके बाद कितना अरसा आप अगर डायग्नोस्टिक्स हो जाता है तो उसके अंदर फैलाव होता है कि कितना फैलाव इसका हो चुका है और उसके अंदर कितना अरसा आप जी पाते हैं? देखिए, जहाँ तक लंग कैंसर का ताल्लुक है, हम अपनी ज़बान में उसको कहते हैं डबलिंग टाइम। आज से ट्यूमर फैलना शुरू हुआ, कितने दिन में ये अपने आप को दुगना कर लेगा। तो कैंसर, लंग कैंसर बहुत ही मोजी मर्ज है, बहुत तेजी से फैलता है और ये 3 महीने का डबलिंग टाइम है। अब तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी लंग्स कैंसर की शिकायत आ रही है, क्या रीज़न बन रही है? बच्चों में तो ऐसा हमारे सामने नहीं आए केसेस, मैं ख्याल पीडियाट्रिशियन ज़्यादा इस पे कमेंट कर सकेंगे इफ दे आर सीइंग सच केसेस। मैं यार ये करूँगा कि मैं हमेशा दुनिया में जहाँ भी पढ़ाया है मैंने, मैं कहता हूँ जी एक इलाज है जो 90% से ज़्यादा क्योर कर सकता है लंग कैंसर, और वो है कि तंबाकू नोशी से बचें। वो नौबत न आने दें, बिल्कुल वो नौबत न आने दें। देखिए जी, जहाँ तक बात ताल्लुक है बगैर तंबाकू नोशी वाली को हो रहा है, यहाँ तो हम बेबस हैं, लेकिन जब 90-95% में जहाँ ये तंबाकू नोशी वालों को होता है, वहाँ पर हमें किसने रोका है कि हम अपने बच्चों को अभी से रोके ना, उनको पढ़ाएं ना, बड़ों को कैसे रोके? ये डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आती, क्योंकि घर में अगर एक बंदा पी रहा है वो तो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन जो बेचारे साथ बैठे हुए वो पैसिव स्मोकर है। बिल्कुल आप सही कहती है। मैं एक बात दर्ज करूँ, मैंने अपने तजुर्बे से पूरी दुनिया में सीखी है, पाकिस्तान में आके कोशिश कर रहा हूँ। हम सिगरेट को लेते हैं एक हेल्थ इशू लेना चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, हम इसको पाकीज़गी का इशू भी बना लें। सिगरेट में 60 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर का बाइस बनते हैं। एक चीज़ नहीं है,
इसके अलावा इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। आपके प्लेटफॉर्म के तबस्सुस से मैं पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहता हूँ दस्तबस्ता दरख्वास्त के साथ, हम सब मुसलमान हैं, पाकीज़गी हमारा दीन है, इसमें टॉयलेट गैस पाई जाती है इसके स्मोक में, मीथेन, वो चीज़, वो गंदगी जिसको हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, उसको इनहेल करते हैं उस गैस को हम। बिल्कुल, आप अंदाजा कर लें हमारी पाकीज़गी पे कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा है। ऐसी बात है, मैं किसी के आइंदा सिगरेट देखूंगी तोड़ देनी चाहिए, बस तोड़ देनी। अच्छा, एक और चीज़ कि आपने सिगरेट के हवाले से तो बात कर ली, पाकिस्तान में और कराची में अगर हम इलाकों की बात करते हैं, सदर के इलाके की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वहाँ से लोग गुजरते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में लोग अपने घरों के अंदर, हाँ, जो ऐसे इलाके हैं जिनकी ज़ाहिर मिसालें दी जा सकें, जो लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए महफूज नहीं है, वो अपने घरों में रह के खुद को किस तरह से महफूज बना सकते हैं? क्या कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं? प्लांट्स लगा सकते हैं? जी, मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात ये कि अगर आप और मैं जानना चाहें, हम सदर में हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, कि हमारे अंदर हमारे फेफड़ों का क्या हाल है, तो इसका आसान तरीका है कि अल्लाह करे वो मौजूद हो आसपास दरख्त हमारे, आप दरख्त को देखिए वो कितना हरा भरा नजर आ रहा है। अगर वो सियाही माइल होना शुरू हो गया है, समझ जाए आपके फेफड़े भी सियाही माइल होना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कितनी मेहरबानी की है, हमारे जिस्म में भी फेफड़े रखे हैं और हमारे माहौल में भी उसने फेफड़े उगा दिए हैं दरख्तों की सूरत में। दरख्त तो कम है, अब दरख्त कम है, दरख्त कट रहे हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से, हमने तो अपने फेफड़े अपने हाथों से काट डाले। ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस था जो खत्म किया हमने, या तो है नहीं, अब क्या करें? अब क्या करें? देखिए जी, दरख्त लगाइए, मैडम ने फरमाया था, बिल्कुल ठीक है, दरख्त लगाएं, अपने घरों में स्मोक को रेगुलराइज करें। मैंने पहले भी अर्ज किया था प्रोग्राम में आके, वो कैसे? अपने किचन, मुश्किल काम है, हर बिल्डर को पाबंद कर दें, हर बिल्डर को पाबंद कर दें कि जी आप बिल्डिंग बनाएंगे, आपने एग्जॉस्ट का ख्याल करना है। क्रॉस वेंटिलेशन, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी हमने, वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, और बैल्कनीज वगैरह से जैसे धुआं वगैरह आता है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो गाड़ी आप भी ड्राइव कर रहे होंगे, उसमें 2 अदद एयर फिल्टर्स होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से घर के अंदर हम कुछ कर सकते हैं कोई सिस्टम के जनाब? देखिए जी, कमर्शियल एयर फिल्टर्स मौजूद हैं दुनिया में, आज तक साइंस उनको साबित नहीं कर सकी, तो कभी आपको डॉक्टर्स रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि फिल्टर्स हैं, नेचुरल फिल्टर को यूज करें। ये फिल्टर अल्लाह ने बना के दिए दरख्तों की सूरत, ठीक है, इनको इस्तेमाल करें घर के अंदर। यही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमें पौधे लगाने, हमें दरख्त लगाने हैं, ताकि अपने फेफड़ों के जो बाहर जो फेफड़े मिले हुए हैं, हमें उसके लिए ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और भाई यहाँ पर आप देख लें कि कितना ज़रूरी है कि दरख्त लगाए जाएं, प्लांट्स लगाए जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी सांसों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान का इंदिया दे दिया है, और चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप से पहले व्हाइट बॉल सीरीज के लिए दौरे पाकिस्तान का इरादा वो रखते हैं जनाब। और इरादा कब हकीकत में तब्दील होगा, इस हवाले से देखना है कि क्या होता है। सरकारी एजेंसी से वो राब्ते में हैं और अब तक सब अच्छा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की यकीन दहानी करवाई जा रही है। दूसरी जानिब कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड के दौरान खिलाड़ियों और ऑफिशियल की दूसरी कोविड टेस्टिंग गुज़िश्ता रोज़ हुई, जबकि रिपोर्ट मनफी आने पर ग्रीन शर्ट्स आज से डर्बी में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। बिल्कुल, जिम की ट्रेनिंग के हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आती है तो फिर भाई शावा ते शावा, बल्ले भी बल्ले। शायद हाशमी साहब हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शाहिद साहब, ये तो 2 बड़ी अच्छी खबरें जो हमने नाज़रीन के साथ आज शेयर करी है। जरा पहली खबर के बारे में बताइएगा, कब तक उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी व्हाइट बॉल मैच के लिए? देखिए, पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। 2018 से 2021 तक बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आई हैं। वेस्ट इंडीज आई है, श्रीलंका, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे। अब ये 4 बड़ी टीमों ने पाकिस्तान अगले 8 महीने में आना है। सबसे पहले न्यूजीलैंड है, सितंबर अक्टूबर में 3 वनडे 3 T20 खेलने, और डेविड वाइट बड़े साफ सुथरे उजले से आदमी हैं। उन्होंने इत्तेफाक से 5 जो इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और पांचों के पांचों पाकिस्तान में 1990 में खेले हैं, तो उनको पाकिस्तान से वैसे भी बहुत मोहब्बत है। डिपेंड करेगा इस खित्ते में जो सूरत हाल है, खुसूसन अफगानिस्तान की। लेकिन न्यूजीलैंड बोर्ड और पाकिस्तान बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अगले 2 हफ्ते में एक शेड्यूल भी आपके सामने आ जाएगा कि न्यूजीलैंड की टीम
किन किन तारीखों को और कहाँ मैच खेलेगी। तो 14 और 15 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम आएगी। न्यूजीलैंड की टीम 2003 से पाकिस्तान नहीं आई, इंग्लैंड की टीम 2005 से पाकिस्तान नहीं आई। फिर उसके बाद दिसंबर में वेस्ट इंडीज आएगी 3 वनडे 3 T20 खेलने, और फिर फरवरी मार्च 2002 में ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी जिन्होंने पूरा टूर करना है, 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे 3 T20। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो वो जालिम टीम है जो 1998 से पाकिस्तान नहीं आई। हो तो चले जनाब, आएगी तो सही। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हाँ। कुछ अब ये क्रिकेट बहाल हो रहा है तो आ रहे हैं। अब ये ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा कि ट्रेनिंग कैसी जा रही है हमारे खिलाड़ियों की। ज़ाहिर है कोविड टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। देखिए, पाकिस्तान की टीम ने आइसोलेशन भी अपनी कंप्लीट कर ली और अब उन्हें अपने होटल में रहते हुए प्रैक्टिस करनी है। डर्बीशायर का मकाम है डर्बी, वहाँ पे करेगी पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद कार्डिफ जाएगी जहाँ 8 जुलाई को इंग्लैंड से मैच है। इंग्लैंड जब वर्ल्ड कप जीता था 2019 में तो पाकिस्तान की टीम ने उसे दूसरे मैच में हराया था। तो अच्छी सीरीज होने की तवक्को है पाकिस्तान और इंग्लैंड की। 3 पहले वनडे होंगे 8, 10 और 13 जुलाई को, और फिर उसके बाद 16, 18 और 20 जुलाई को 3 T20 होंगे इंशाल्लाह। एंड आई एम श्योर कि अभी जो पूरा PSL का सीजन 6 गुजरा है, इससे भी खिलाड़ी हैं वो काफी प्रैक्टिस में होंगे। बहुत शुक्रिया जी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, तो बड़ा मजा आने वाला है जी। बिल्कुल, क्रिकेट ना सिर्फ ये है कि हम खेलने जा रहे हैं बल्कि PSL के बाद टीम जो है वो यूके में मौजूद है। और अब जनाब ये है कि दूसरी टीमें भी जो कि कितने सालों से 20 सालों से तकरीबन नहीं आई, वो भी पाकिस्तान का दौरा इंशाल्लाह। जनाब यहाँ पर अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।